Meet Ms. Pooja Upadhyay. Ms. Pooja Upadhyay, a seasoned primary teacher at Vibjir High, Yelhunka, is widely admired for her graceful presentation style and creative flair in the classroom and beyond. A BCom graduate currently pursuing her B.Ed at Bangalore City University, she blends academic depth with a compassionate approach to teaching, earning the trust and affection of her students over many years of dedicated service. Her commitment to professional growth is evident not only through her participation in the online sessions by Extra Mile Education and Training, but also through her repeated role as a moderator for several of their online programs. Her poised delivery and imaginative engagement techniques have consistently elevated the learning experience for participants, making her a valued contributor to the educational community and a true asset to her institution. Hearty welcome, Ms. Pooja. Please proceed. The stage is yours. धन्यवाद बीजू सर। इस शालीन परिचय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शिक्षा के दीप जलाने वाले सभी शिक्षकों को शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए गए आभासी प्रशिक्षण सत्र का आरंभ करते हुए मैं पूजा उपाध्याय आपकी मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद प्रसून जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सत्र को गतिमान करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों से कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इसका पालन किया जाएगा। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने माइक म्यूट पर रखें। प्रतिभागी अपने संवाद चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के अंत में सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें और अपने नाम पुकारे जाने पर वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट एवं फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की भावना की अपेक्षा है। कार्यक्रम संचालन हेतु मुझे चयनित कर यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यह बहुमुखी प्रतिभा में व्यक्तित्व रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक अद्भुत मंच देने का प्रशंसनीय कार्य बेहद सफलतापूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टर सलाम सर एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 29 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आप सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर भी हैं। अब बीटेक और एक्स्ट्रा माइल शिक्षा और प्रशिक्षण के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत है। मैं गर्व और पूरे सम्मान के साथ सभा में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और हम सबको संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू सलाम सर। धन्यवाद पूजा मैम। आदरणीय विनोद प्रसून जी, बिजू सर, and all the educators who have joined, hearty welcome. Yes, as usual, we are going to have, very good, so many dishes today from Vinod sir. Thank you so much for offering this session. As CBSE has released sample papers and in all subjects, all Hindi educators are looking forward to, helping their children score 100 marks. So definitely, Vinod sir's strategies, tips, and ideas will help us score excellent marks in the examination. Let's listen to him and take away and clear our doubts, clarify our doubts and all, and help our children accordingly. Thank you so much. Hearty welcome once again. Thank you. Over to Pooja ma'am. Thank you. धन्यवाद सर। इस उम्मीद से कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। हम सत्र को अग्रसर करते हैं
और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर का। श्री बीजू पिल्लई सर का शिक्षा में व्यापक अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है। आप एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन और ट्रेनिंग के सह निर्देशक भी हैं। सर, हमें आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का हमारे साथ होना वास्तव में सम्मान की बात है। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। ओवर टू Thank बीजू you, सर। Pooja ma'am. Most respected Program Director Dr. Abdul Salam sir, today's most invited guest and resource person Dr. Vinod Prasun sir, and all other educators present this evening in the Extra Mile platform. So, BTEC always focus on how to improve the learning technology and make the children aware how to score good marks by adopting the new technologies and the advices given by the teachers. So our aim is to make the teachers equipped with all the uh, tech, learning technologies. And today we have Vinod Prasun sir with not a static or uh, focusing only on teaching methodology. In the meanwhile, every now and then we can come to know new kavitas, and it will be a talale, like the rivers flowing. It will be having its own beauty. So I'm not wasting much of my time. Uh, let's hear the great uh, words of our resource person today and make this evening more knowledgeable. And I congratulate all the teachers who have gathered over here to listen to our resource person. Thank you. धन्यवाद बीजू सर। इन प्रेरणादायक शब्दों हेतु आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक और हम सबके प्रिय माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून सर का पुनः स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर संसाधन कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया। आप पिछले 3 दशकों से अध्यापन व लेखन से जुड़े हुए हैं और हिंदी संसाधन विषय विशेषज्ञ के रूप में एनसीईआरटी और सीबीएसई तथा भारत सहोदय कॉम्प्लेक्स से भी जुड़े हुए हैं। आप एनसीईआरटी की कक्षा 1 और 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी के निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। आप 1 से 10वीं तक की व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक भी हैं। आपको विभिन्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साहित्य श्री सम्मान, हिंदी भाषा सेवा सम्मान, ग्लोबल डायमंड अवार्ड। सीबीएसई भारत सहोदय द्वारा स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप वर्तमान में दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। गीत संग्रह, बाल गीत संग्रह तथा गजल संग्रह आदि विनोद सर की उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब मैं आदरणीय विनोद सर से निवेदन करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है 10वीं कक्षा के नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर तैयारी की रणनीतियां आदि के बारे में हम सभी को अपने विस्तृत ज्ञान से अवगत कराएंगे और हम सब आपके ज्ञान से प्रकाशित होंगे। ओवर टू विनोद सर। धन्यवाद पूजा बहन। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर, प्यारे हिंदी से भी बहनों भाइयों, वास्तव में आपके साथ जुड़कर पुनः अभिभूत हूं और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति मुझे अभिभूत कर रही है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिवादन। और अब आज का विषय बहुत अच्छा है, जैसा पूजा बहन ने कहा। 10वीं का जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर आया, उसको अगर देखें, पुराने पेपर को देखें, तो अंतर है। अब हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। जहां कठिनाई स्तर हल्का सा कहीं कम हुआ है, मतलब जो कठिनाई स्तर चिंता का विषय था हम सबके लिए, कहीं वह कठिनाई स्तर कम हुआ है। तो आज उन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण कर लें तो हमारा कार्य फलित होता है। तो सभी अपने अपने आराध्य को एक बार नमन कर लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं।
परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। और अब शुरू करते हैं। मैं पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूं। पीपीटी देखिए शेयर हो गई। और अब हम बातचीत करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे और उसमें अध्यापन शब्द का जो हमसे आह्वान है वह कहीं दिखाई देगा। जब वह आह्वान हम स्वीकार कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से जो हमारी रणनीतियां हैं वो बिल्कुल सहज हो जाएंगी, बच्चे के स्तर पर उतरेंगी, अधिगम एकदम सहज हो जाएगा। है ना? जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया उसको भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, उस पर थोड़ा सा शोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान होता चलेगा। तो अब हम गीत गाते हैं। बिना विलंब के शुरू करते हैं पूजा बहन। जी सर, जी सर। अध्यापन का अ कहता जो निष्ठा से सुनिएगा, अध्यापन का अ कहता जो निष्ठा से सुनिएगा, अनुशासित अध्ययनशील अध्येता सा रहिएगा। तो हमें अध्यापन का अ ही हमें कह रहा है कि हम अपने अंदर अध्ययनशीलता लाएं, बिल्कुल अध्येता सा बनकर रहें, एक लर्नर की तरह हम रहें, अनुशासित रहें, और अन्वेषण अपनत्व सहित आदर्श भरे हो प्रण में। हमारे प्रण में कहीं अन्वेषण छुपा हुआ हो, शोध हो, बच्चों के स्तर पर उतर कर किया गया शोध हो, अपनत्व हो, बच्चों को खूब अपनत्व हम दें, अन्वेषण अपनत्व सहित आदर्श भरे हो प्रण में, रहे अद्यतन नवाचार के रंग भरे शिक्षण में। अद्यतन भी रहें, अपडेट भी रहें, ऐसा अ कह रहा है। अभी अ ने हमसे बातचीत की है। कई बार ना जब शब्द हमसे बातचीत करने लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है ना? जब शब्द के वर्ण हमसे बतियाएं तो वास्तव में आनंद आता है। लेकिन साधनात्मक स्थिति होती है जब हम शब्दों की आवाज सुनना सीख जाते हैं, तो वह साधनात्मक स्थिति होती है, लेकिन आनंद आता है, उस बातचीत में आनंद आता है। ये वही बातचीत है कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ने बहुत सारा कुछ कह दिया। कहा कि हम अनुशासित रहें, कहा हम अध्ययनशील रहें, अध्येता रहें, अन्वेषण को अपनाएं, अन्वेषक, सच्चे अन्वेषक बनकर रहें, अपनत्व से परिपूर्ण रहें, अद्यतन रहें। है ना? अब ध क्या कह रहा है देखिएगा। ध कहता है ध्येय हमारा जुड़ा हो अंतर मन से, और शिक्षण को जोड़ें सौहार्द मानवता जनगण मन से। आज युग की मांग है, हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सौहार्द से जोड़ें, मानवता से जोड़ें, है ना? और राष्ट्रीयता से कहीं हम जोड़ें, और ध्वजा बने समरसता और सद्भाव लिए जो फहरे, हम सरिता हूं संस्कार की ना पानी हूं ठहरे। तो संस्कार की सरिता बन के बच्चों के सामने जाना है और बच्चों को भी उन्हीं गुणों से ओतप्रोत कर देना है ना? तो कहीं ना कहीं भावात्मक पक्ष का भी ध्यान रखना है। आज हम चूंकि बातचीत करेंगे क्वेश्चन पेपर पर, तो ज्यादातर हमारी बातचीत जो संज्ञानात्मक स्तर पर होगी। तो प्रारंभ में मैं आह्वान कर रहा हूं आपसे कि हम कहीं ना कहीं बच्चों के मन में वो भावात्मकता भी लाएं, भावात्मक उद्देश्य भी हमारे बिल्कुल एकदम स्पष्ट हों। और धैर्यशीलता जैसा गुण भी मन महकाता जाए, धुरी देश की है हम भी यह हमें बताता जाए, यो कहता है युग निर्माता बन करके दिखलाएं, और कक्षा में गढ़ कर चरित्र हम उजला देश बनाएं। यह भी आवश्यक है जो मैं अभी कह रहा था। बाद में तो हमारे संज्ञानात्मक स्तर पर चर्चा होगी, इस समय हम भावात्मक चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा में चरित्र गढ़ना है ना? और निश्चित रूप से जब चरित्र गढ़ा जाएगा तो देश उजला बनेगा। और यो क्या कह रहा है? अ ने आह्वान कर लिया, ध ने आह्वान कर लिया, यो कह रहा है बने योजनाबद्ध योग्य हम, यो यह भी कहता है, और यायावर बन संग समय के शिक्षक ही बहता है, और पुनीत पावन कर्मों का पाठ पढ़ाया करता, पूजित सेवा है अध्यापन यह बतलाया करता। तो बहुत कुछ कह रहा है। अगर इसको सुन लिया जाए, है ना, अ, अध्यापन के वर्णों के आह्वान को अगर हम सुन लें, तो वास्तव में सब कुछ आसान हो जाएगा। और कहता प्रेरक बनो प्रेरणा मन खूब सजाना, कहता प्रेरक बनो प्रेरणा बन मन खूब सजाना, बन प्रयोग धर्मी अधिगम को बिल्कुल सहज बनाना।
तो ये तो आह्वान है, आज की कार्यशाला का भी आह्वान है कि हम जो पेपर पैटर्न आया है उसको कैसे सहज बनाएंगे, कैसे उसका अधिगम सहज करेंगे। और नौ कहता है नवाचार से पाठ सहज करना है, और जीवन कौशल की सुगंध से अंतर मन भरना है। फिर हम भावात्मक पर आए। जीवन कौशल हम जरूर कहीं ना कहीं, चाहे व्याकरण पढ़ा रहे हो तब भी बच्चों के अंदर भर दें। हमारे वाक्य इस प्रकार के हों, अगर हम वाक्य पढ़ा रहे हो तो कहीं जीवन कौशल पर आधारित वाक्य हमारे हो जाएं, है ना। तो कहीं ना कहीं जीवन कौशल आता रहे। नौ नवीनता नौ निर्मलता से मन को महकाना, नौ कहता आगे बढ़ युग को नूतन राह दिखाना। आए हम अध्यापन का आह्वान हृदय से जी लें, अंतिम पंक्ति आपके हृदय में उतरेगी, क्योंकि आप निष्ठापूर्वक इस सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। देखिएगा, आए हम अध्यापन का आह्वान हृदय से जी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें। अब मैं आपसे जुड़ता हूं, जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं एक बार बताइए गीत आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ गीत था। अंजू दुबे बहन जुड़ी हुई हैं कलकत्ता से। बहन नमस्कार आपको। और देखें, आप एकदम एकदम आए, बताएं मुझे गीत कैसा लगा, एक बार बताएं। हाँ हाँ, अब बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, अच्छा तो था ये। जी धन्यवाद धन्यवाद बहन। जी आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कामनी बहन जुड़ी हुई हैं, नीतू उमेश जी जुड़ी हुई हैं। सबका सर हृदय बहुत से सारे धन्यवाद, कमेंट आ रहे सबका हैं, धन्यवाद। बहुत सुंदर जी सर, सब जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा उन्हें। जी, धन्यवाद, सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए, इस प्रकार संवाद होता रहेगा ना, तो फिर अच्छा लगता है। देखिए आने लगा। तो अब मुझे दिखाई दिया आपके मैसेज। सभी बहनों का भाइयों का बहुत बहुत आभार। आप अब आप चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक तरह से हम को पता चला कि हम क्या हैं, इसके माध्यम से, गीत के माध्यम से भी पता चला कि अध्यापन वास्तव में कितना पुनीत सेवा कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जो पेपर आया, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, तो उसमें हम अगर हर खंड को समय नियोजन के हिसाब से देखें, जैसे पहला और दूसरा प्रश्न है तो अपठित बोध है, कितना समय लगे। आप तालिका देखें, लगभग 30 मिनट के समय में अगर हमारे बच्चे दोनों प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम उसी प्रकार की आदत डालें। बच्चे को लगभग 30 मिनट में अगर हम करवा रहे हैं अभ्यास द्वारा, अगर हमने 15 दिन में एक या दो अपठित बोध करवाए और समय को ध्यान में रख के करवाए, हमने दिया पहले मौखिक ही हम करवाना शुरू करें, क्योंकि 3 प्रश्न तो मौखिक आराम से हो जाते हैं, वो विकल्प वाले। और वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं, बच्चों से कहें बेटा मौखिक बताएं। सबसे पहले अभ्यास मौखिक से शुरू करें, फिर उनको जब लिखित में लाएं तो उनका अभ्यास उस स्तर का हो चुका होगा कि वो मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण मतलब कर लेंगे, और मौखिक उनको आ रहा है, बोल भी रहे हैं। और उसके बाद जब वो लिखेंगे तो वो 30 मिनट के अंदर दोनों जो हमारे अपठित गद्यांश हैं वो लिखने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पहले ये सामने रख रहा हूँ, अंक अधिभार है, शब्द सीमा है, समय नियोजन है, सब कुछ आप देखें व्यवस्थित है। पठन के समय भी हमने दिया है कि 4 मिनट में कहीं आप प्रश्न भी पढ़ लेंगे तो आधा केंद्रीय भाव आपको आ जाएगा। लगभग 50% 60% आप केंद्रीय भाव समझने में सफल होंगे। फिर जब आप पढ़ेंगे उसको तो सहजता के साथ समझ में आएगा। 4 मिनट पे संभव नहीं है कि दो वो अपठित बोध पढ़ ले, लेकिन प्रश्न पढ़ना संभव है। प्रश्न प्रश्न विकल्प भी नहीं, केवल प्रश्न प्रश्न पढ़ें तो प्रश्नों से ही हम केंद्रीय भाव पर पहुंच जाते हैं। तो 30 मिनट का समय, अगले तीन से प्रश्न संख्या 3 से 6 तक व्याकरण है। 25 मिनट का समय है। पठन का समय 3 4 मिनट, जहां कठिन लगे वहां हम देखते चले जाएं। इस प्रकार पठन के समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। 3 मिनट में हमने एक सरसरी दृष्टि उस पर डाली और हमने देख लिया कहाँ कठिन लग रहा है, और उसके बाद हम उसको करने बैठेंगे तो सहजता होगी कहीं। साहित्य 55 मिनट में अगर हम कर लें तो हमारे पास बाद में 5 मिनट बचेंगे जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं, पुनरावृत्ति उसकी कर सकते हैं। 3 मिनट का समय इसके लिए भी एक सरसरी दृष्टि उस पर डाली जाए, जहां कठिन लगे वहां थोड़ा सा रुका जाए, है ना। इसको हम 3 मिनट में अगर ये साहित्य खंड को हम देख लें एक बार पलट के पठन के समय में कि हमारा जो पठित बोध है वह कहाँ से आया है, पठित काव्यांश है कहाँ से है, पठित गद्यांश है कहाँ से है, प्रश्न किस प्रकार के हैं संचयन में,
तो हमारा ये कार्य आसान हो जाएगा, 3 मिनट में हम इतना कर सकते हैं। अब आता है रचनात्मक लेखन खंड। 65 मिनट का समय है। लगभग सबके पास 12:30 मिनट आ रहे हैं। अगर हम औसतन लगाएं तो बाकी हमने अनुच्छेद लेखन 15 मिनट में किया, औपचारिक पत्र लेखन 15 मिनट में हमने किया। अभ्यास होगा तो 15 मिनट में होगा। विज्ञापन लेखन हम 10 मिनट में कर सकते हैं, शब्द सीमा कम है। सूचना लेखन शब्द सीमा 60 है तो हम कर सकते हैं 10 मिनट में। ईमेल लेखन है या लघु कथा लेखन है, उसके लिए 15 मिनट दिए हैं। ईमेल करेगा तो 80 शब्द में करेगा। अगर लघु कथा लिख रहा है 100 शब्द हैं, तो बच्चे को प्रेरित करें बेटा, क्योंकि औपचारिक पत्र से मिलता जुलता प्रारूप है, तो आप कहीं ईमेल लेखन चुन लेंगे तो 20 शब्द भी घट जाएंगे, आपका समय यहाँ पे मैनेज हो सकता है। तो बिल्कुल आप प्रबंध बहुत अच्छा समय नियोजन आप कर सकते हैं। 1-1 मिनट का समय, एक सरसरी दृष्टि जिस समय पठन की डाल रहे हैं हम, तो 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में हम खंड घ पर एक दृष्टि डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किन में सहज हैं। तो यहां आपने देखा इस स्लाइड को अगर हम देखें तो बहुत कुछ मतलब जो हमारा 4 खंड हैं उन चारों खंडों को कहीं ना कहीं ये समय नियोजन से भी जोड़ता है, शब्द सीमा से जोड़ रहा है। अंक अधिभार तालिका हमने यहाँ पे दी है। तो बच्चों को एक बार इसको उपलब्ध करवा दें। अगर हम बच्चों को ये उपलब्ध करवाते हैं तो बच्चा कहीं ना इसको समझता हुआ चलता है। अब जैसे दिया, रचनात्मक लेखन लगभग 400 शब्दों का है अगर हम ईमेल चुनते हैं, नहीं तो 420 शब्दों का है। तो 420 शब्द हैं, 65 मिनट है, आराम से किया जा सकता है। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना है, हर उसमें हम शब्द सीमा जरूर बताते हुए चलें। कितने लघुत्तरीय प्रश्न हमारे आने हैं साहित्य खंड में, बहुविकल्पी प्रश्न कितने होंगे, अगर हम ये सब जानकारी बच्चों को दें तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं कि यह टेबल मदद करेगी हमारा जो प्रश्न पत्र प्रारूप आया, तो यह जो है टेबल मदद करेगी। और भी बहनों का प्रतिक्रिया आई इस पर? जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, पुनरावृत्ति हेतु बचे 5 मिनटों में हम पूरी कॉपी गहराई से देख सकते हैं, है ना। विज्ञापन को आकर्षक रूप दिया जा सकता है। और आप देखिए नीचे एक लिखा हुआ है, आप इस तालिका में अपनी पठन और अर्थग्रहण क्षमता, लेखन गति और रचनात्मक क्षमता के अनुरूप स्वयं भी आंशिक बदलाव कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि ये जो हमने बना दी वही सर्वोपरि है। आप अगर इसमें लग रहा है आपको कि 30 मिनट नहीं, मैं तो 25 मिनट में इसको कर सकता हूं, पहले खंड को आप 25 कर लीजिए। वहां पे जिसमें आप सहज नहीं है उसमें 5 बढ़ा लीजिए। लेकिन एक आधार आपको इससे मिल जाएगा हमारे बच्चों को कि कहाँ कितना समय देना है। 5 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, 30 की जगह 35 भी लग सकते हैं। पहले वाले उसमें किसी बच्चे को अर्थग्रहण क्षमता थोड़ी कम है, लेखन गति कम है, 35 से 40 मिनट ले लेगा, लेकिन आगे उसको कहीं ना कहीं वो समय नियोजित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम समय नियोजित कर सकते हैं। तो आपको तालिका, मुझे विश्वास है कि पेपर पैटर्न से जुड़ी हुई आपके सामने ये तालिका है, तो निश्चित रूप से ये तालिका कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की मदद करेगी। आप एक बार बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यह मदद करेगी या नहीं, एक बार बताएं। जी सर, बोल रहे हैं बहुत मदद करेगी, जरूर सर, बिल्कुल सर, बहुत मदद करेगी जी, ऐसे धन्यवाद। खंडन कराने से। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। Yes, अब देखिएगा, अब सबसे पहले अपठित गद्यांश, निर्धारित समय हमारा 30 मिनट है। कैसे हम लेके चलें इसमें खंड क को? तो सहज उपाय है, छोटा हम इसको करें। अब देखिएगा, ये देखिए, एक ही अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित सामान्य कठिनाई स्तर, फिर जो उच्च कठिनाई स्तर है, ऐसे हम बहुविकल्पी प्रश्न बनाएं। यानी टोटल प्रश्न हमारे 6 आ जाएं, उसमें 3 हमारे सामान्य स्तर के हों और 3 हमारे उच्च चिंतन क्षमता वाले हों, है ना। बहुत अधिक अब मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं करके शुरुआत में हम एक सामान्य कठिनाई स्तर दे दें, फिर थोड़ा सा उच्च कठिनाई स्तर के दें, है ना। बहुत अधिक जो बहुत ज्यादा कठिन है अभी नहीं दें शुरुआत में। अब क्या होगा इससे, देखिए एक सामान्य सा आपने दिया कि यहां देखिए आप छोटा सा कोई पैराग्राफ दिया आपने, यहां पर जैसे मैंने सहृदयता पर दिया, सहृदयता पर दिया, जगह जगह मैंने उसको रेखांकित कर दिया। बच्चों को अभ्यास करवाने के लिए यह बेस्ट है कि हम क्या करें, उसको कहीं ना कहीं चिन्हित कर दें जिस समय अभ्यास करवा रहे हैं। चिन्हित किया पहले, और बच्चों से कहा बेटे चिन्हित अंश को बहुत गहराई से आपको पढ़ना है, जो चिन्हित अंश है उसको करें, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बाद में ऐसा भी देंगे जिसमें हम कहीं चिन्हित नहीं करेंगे। तो बच्चे को अपने आप आदत पड़ जाएगी कि जो बहुत ही गहरे अंश हैं
जहां उसे उत्तर मिल सकता है, उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखे, उसका उस पर ध्यान बना के चले। अब इसके बाद आगे बढ़े हम, आप देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़े तो सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न, सहृदयता किसे कहते हैं? सामान्य कठिनाई स्तर वाला प्रश्न है, बच्चा आराम से उत्तर दे देगा। अपने हृदय का ध्यान रखने को, मिलते जुलते थोड़े विकल्प ऐसे हों जो एकदम अलग नहीं होने चाहिए। अपने हृदय का ध्यान रखने को, जरूरत के समय दूसरों से मदद मांगने को, समाज के लिए सरकार से लड़ने के भाव को, दूसरों के दुख को समझने और मदद करने के भाव को। तो अब हम चारों देखिए विकल्प मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ध्यान है, उसने सहृदयता का केंद्रीय भाव समझा है, तो आराम से कर देगा या नहीं, बताएं जी, एक बार बताएं, आसान होगा या नहीं होगा? हम कहीं उसको चिन्हित करके दे रहे हैं, पहले अभ्यास करवा रहे हैं, पहले मंथ में, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में अगर हम इस प्रकार का दे रहे हैं तो सहजता कहीं ना कहीं हो जाएगी। वह सहज महसूस करेगा अपठित गद्यांश में अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये हो गया हमारा, सहृदय व्यक्ति किसके दुख दर्द को समझने का प्रयास करता है, सामान्य कठिनाई स्तर है। अब सभी लोगों के, अपने मित्रों के, केवल अमीरों के, केवल अपने परिवार के, तो स्वाभाविक है हमारे बच्चे को उत्तर मिल जाएगा सभी लोगों के। तो कहीं ना कहीं प्रारंभ में हमारे प्रश्न इसी प्रकार के हों। अब कथन कारण वाला है, सामान्य कठिनाई स्तर है, सहृदयता से समाज में शांति का वातावरण बनता है, और क्योंकि सहृदय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं। तो देखिए, क्योंकि लगा के हमने इसको देखा कि क्या ये खरा उतरता है, क्या कथन कारण की जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो हम क्योंकि लगा के एक बार देखते हैं। सहृदयता से समाज में शांति का वातावरण बनता है, क्योंकि सहृदय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बच्चों को ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े हम। सामान्य कठिनाई स्तर वाले दो वर्णनात्मक प्रश्न हमने दिए, सहृदय व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं गद्यांश में बताई गई हैं। तो बच्चा लिख रहा है, उसमें से देख के उसको समझ लिया उसने। जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है, उनकी सहायता के लिए आगे आता है ना, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना जैसे गुण उसके अंदर होते हैं, तो ऐसा करके उसने दिया। अब दूसरा प्रश्न हमारा आया, सहृदयता समाज में किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है। तो पढ़ा हुआ है, चिन्हित उनको अंशों को देखा है उसने। उसने लिखा, सहृदयता से समाज में विश्वास, भाईचारा और ये वातावरण बनता है एक, जब लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और सहायक होते हैं, है ना, तो सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, समाज सशक्त बनता है, आदि आदि। तो इस प्रकार के प्रश्न, म, दुबई से भी बहन जुड़ी हुई हैं, ओबराय बहन, आपका प्रश्न अभी लेंगे, बहन का हाथ उठा हुआ था। अ, इसके बाद जब हम प्रश्न सत्र शुरू करेंगे, प्रश्न काल, उसमें हम प्रश्न जरूर लेंगे बहन। आगे बढ़ते हैं, उच्च कठिनाई स्तर वाले। अब देखिए, सामान्य कठिनाई स्तर वाले हमने पहले करवाए, बच्चा सहज होगा। उसके बाद हम थोड़ा कठिन वाले देंगे प्रश्न। देखें, सहृदयता किन किन गुणों को अपने भीतर समाहित करती है। अब देखिए, औपचारिक शिष्टाचार को, क्योंकि बोर्ड इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है अपने पेपर में कि जहां पर चारों विकल्प लगभग समान से नजर आते हैं, तो हम अभी से अभ्यास करवाएं। हमने कहा औपचारिक शिष्टाचार को तो कहीं नहीं आया, बच्चे को पहचानना सिखाएं कि बेटा अगर कठिन शब्द आ रहा है, अब उससे नहीं जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अर्थ लगाने का प्रयास करें जो उच्च कठिनाई स्तर वाला है। आलोचना और सुधार को, आलोचना की भी कहीं चर्चा नहीं है। सहानुभूति और सहयोग को तो उसको मिल रहा है, यहाँ पर गहराई से पढ़ा हुआ है। वैश्विकता और धार्मिकता को तो इसमें धार्मिकता का कहीं उल्लेख नहीं है, वैश्विकता का कहीं उल्लेख नहीं है इसमें। सहानुभूति और सहयोग का उल्लेख है ना, वैश्विकता का उल्लेख है, तो धार्मिकता का वैसे उल्लेख नहीं है। तो सहानुभूति और सहयोग को, सही आंसर हमारा होगा सहानुभूति और सहयोग को। अब आगे बढ़ते हैं, यदि किसी समाज में अधिकतर लोग सहृदय हों तो उस समाज की कौन सी संभावित विशेषता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो अब देखिए, यह प्रश्न उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित है। तकनीकी विकास में वृद्धि, सामाजिक संपन्नता में बढ़ोतरी, स्व उन्नति हेतु प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव। तो वह देख के आ रहा है उसमें, सहयोग, सहानुभूति, है ना, सहृदयता, इन शब्दों से वह परिचित है, आराम से इसका अर्थ निकाल लेगा, जबकि कठिनाई स्तर A+ लेवल है। आगे बढ़ते हैं,
कथन कारण सहृदय व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। तो क्योंकि हमने बीच में लगाया, देखा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सहृदय व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर हमारे होंगे तो निश्चित रूप से, अब यहां देखिए, सहृदयता का सामाजिक व्यवहार में क्या महत्व है। तो 14 अंकों के लिए इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के 14 अंक नहीं कटें, इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है, हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए इस पर हम विचार कर रहे हैं, है ना। तो इससे व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझ पाता है और सहायता के लिए प्रेरित होता है। तो ये सारी चीजें, 2 पॉइंट भी इसमें से लिख दिए, 2 बिंदु अगर दे दिए तो 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए 5वां प्रश्न, एक सहृदय व्यक्ति समाज में कैसे परिवर्तन ला सकता है। अभिव्यक्ति परक प्रश्न हुआ। बच्चा लिख रहा है, एक सहृदय व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उन्हें सहयोग प्रदान करता है, सामाजिक कुरीतियों के प्रति संवेदनशील होता है, उनके समाधान हेतु प्रयास करता है, इसलिए वह समाज में बदलाव ला सकता है। अपने शब्दों में लिख रहा है बच्चा, वह भी स्वीकार्य है ना। तो आपने देखा, हमने 14 अंकों के लिए पहले एक रणनीति बनाई। आपको यह रणनीति अच्छी लगी कि हम दो स्तर के प्रश्न एक अपठित गद्यांश पर आधारित करवाएं। ऐसा आपकी सार्थक हिंदी व्याकरण में है, कक्षा 10 की सार्थक हिंदी व्याकरण, 9वीं 10वीं की, उसमें हमने ऐसे प्रयोग किए जहां हमने सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न दिए, जहां हमने उच्च चिंतन क्षमता वाले दिए, एक ही अपठित बोधपल। तो ऐसे प्रयोग आप सहज रूप में अपने आप भी कर सकते हैं। हम कोई पैराग्राफ लें, कहीं से अनुच्छेद लें, उस पर आधारित पहले सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न बनाएं, फिर हम उसमें उच्च चिंतन क्षमता वाले प्रश्न बनाएं, बच्चों को उसे करवाएं, देखें सामान्य वाले हमारे कितने बच्चे कर पाए थे, जब हमने उच्च चिंतन क्षमता वाले प्रश्न दिए कितने बच्चे हमारे कर पाए। ऐसे आकलन करते चलेंगे, अन्वेषण शोध करते हुए चलेंगे बच्चों के ऊपर, तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा अपने बच्चों का कहाँ अधिगम रिक्तताएं हैं और हमें उनको कैसे दूर करना है। आप मेरी बात से सहमत हैं? अब आप बताइए कि पहले खंड के लिए जो रणनीति हमने बनाई वह क्या कारगर सिद्ध होगी, एक बार बताइए। पूजा बहन, मैसेज आ रहे हैं। जी सर, वर्षा मैम बोल रही है कि जो महाराष्ट्रियन बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ी कठिनाई होती है सर अनसीन पैसेज को करना। हाँ देखिए, कठिनाई पिछले पिछली बार जो पेपर पैटर्न रहा उसमें वहां पर कठिनाई स्तर था। अब की बार का पेपर अगर हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई स्तर कम किया है, क्या वाले प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पूर्व क्या वाले प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना। सीधे वो उच्च चिंतन क्षमता वाले आ रहे थे। तो अब की बार ऐसा भी है कि क्या वाले प्रश्न भी आप दे सकते हैं, है ना। और बच्चों को सहजता से, सामान्य कठिनाई स्तर आप बिल्कुल इजी ले लीजिए। पहले देखिए, हम कहीं ना कहीं सरल से कठिन की ओर आएंगे। हमारे जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, अगर उनके लिए हम कोई ऐसा अपठित बोध लाएं जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग है, हम वहां से शुरू करें। हम कम से कम एक वर्ष में 10 तो करवाएं। अगर 10 हमने करवाए, 5 हमने करवाए बिल्कुल सरल कठिनाई स्तर वाले, और 5 हमने करवाए फिर थोड़ा स्तर वाले, तो 5 करने के बाद बच्चा सहज हो पाएगा, आगे भी कर लेगा। तो मेरा निवेदन अपने भाई बहनों से यही है कि हम ऐसे प्रयोग करें, दो बनाएं, एक पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तब वो बच्चा सहज हो पाएगा, है ना। बहुत सारे भाई बहनों का समर्थन मिला कि हमारा पहला खंड अगर हम इस रणनीति के अनुसार कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे कर पाएंगे। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब व्यावहारिक व्याकरण पर आ गए। देखिए, हमारा सबसे 3 ही टॉपिक हैं। नवाचार करें, जैसा अध्यापन का 9 भी कह रहा है, नवाचार करके हम अधिगम सहज बनाएं। और इसके लिए हमने 25 मिनट का समय निर्धारित किया था, तो यहाँ 25 लिख लें, है ना। अ, आगे बढ़ते हैं। पदबंध को हम देखें, सबसे पहले ना सहजता से आए। हमारे बच्चों को संज्ञा का ही पता नहीं होगा, हमने कहा प्रयत्न, प्रयास, और बच्चा सोच रहा है ये तो क्रिया हो गया। तो ऐसा नहीं, भाववाचक संज्ञा की अच्छी पहचान उनको करवाएं। अगर हम प्रयास बोल रहे हैं या प्रयत्न बोल रहे हैं, हरियाली बोल रहे हैं, चढ़ाई बोल रहे हैं, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ऊंचाई बोल रहे हैं, तो ये मानवता है, सुंदरता है, सौंदर्य है, आदि आदि। बच्चों को पता होना चाहिए कि परिश्रम शब्द है तो परिश्रम है, मेहनत है, तो वह संज्ञा ही है, नाम ही है वह। तो इसके लिए एक टेबल बना लें सिंपल, पढ़ाने से पहले बेटा संज्ञा शब्द ये होते हैं, पूर्व ज्ञान उनका परख लें कि बेटा संज्ञा शब्द लिख लें पहले। तो एक
बॉक्स बनाएं, उसमें संज्ञा शब्द लिखें। आप जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो लिखें, भाव जो दिखाई दे रहा है लिखें, उसको लिखवा लें। सर्वनाम शब्द मैं, हम, तुम, आप, वह, कोई आदि, ऐसे ही विशेषण शब्द लिखें बेटा। नेक है, मददगार, सुंदर, शक्तिशाली। फिर आपने पहचान बताई बेटा, पदबंध में वाला वाली आता है ना, तो सामान्यतः है वह विशेषण होता है ना, वाला, वाली, वाले। और संज्ञा शीर्ष पद से पहले का हिस्सा हर स्थिति में, अगर एक पद नहीं है, जैसे मैंने कहा लाल रुमाल, तो लाल एक पद रह जाएगा, वो नहीं बनेगा। लाल रुमाल जरूर संज्ञा पद बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं उससे संज्ञा को हटा रहा हूं तो वहां पर एक पद बच रहा है लाल, तो वो नहीं पदबंध बनेगा। बाकी अगर कुछ पद हैं संज्ञा से पूर्व, पद समूह है, तो वह पदबंध बन जाएगा, वह विशेषण पदबंधी होगा। ऐसी सर्वनाम पदबंध से पूर्व का हिस्सा, सदा आनंदित रहने वाले आप आज इतने उदास क्यों हैं, सदा आनंदित रहने वाले आप तक आया, तो सर्वनाम हम पहचान गए। और आपको छोड़ दें तो बाकी हिस्सा पीछे का विशेषण है, तो देखिए विशेषण यहां आ गया। क्रिया में आप कुछ लिखवा लें, बोले बेटा आप अपने आप ही लिखें। आप ना दो या दो से अधिक क्रियापद जोड़ के लिखें। अब बच्चे ने लिखा जागा हुआ था, आया करता है, खेला करते हैं, गाया करते हैं, गाया करते थे, ऐसे शब्द आए। कर लिया होगा, उड़ती चली जा रही थी, बोलता चला जा रहा था, पढ़ाया करते हैं, है ना, आदि आदि। बच्चे से लिखवाएं, बस आप सिखा दें बेटा यही तो क्रियापद बंद है। जब दो या दो से अधिक आए क्रियापद तो वो क्रियापद बंद है, ये अपने साथ और शब्द नहीं लेंगे बेटा। अगर किसी सैंपल पेपर में आपको ऐसा दिखाई दे जाए, मानवीय भूल हो सकती है किसी भी स्तर पर, है ना, तो आप उसका वो जो क्रियापद से अलग वाला शब्द है वो कटवा दें बच्चों को, है ना। आप चाहे सैंपल पेपर में हो चाहे किसी भी प्रकाशक की पुस्तक में हो, तो उसको आप कटवा दें। केवल क्रियापद क्रियापद बंद बनाएंगे और नहीं उसमें ऐड होगा। क्रिया विशेषण शब्द लिखवाएं उनसे। जल्दी जल्दी, तेज तेज, चुपके चुपके, दौड़ते हुए, स्वपचाते हुए, जोर जोर से, उल्लास में, या थोड़े कुछ शब्द लगे हुए हो फिर कह दें उल्लास में। फिर कुछ शब्द दें से भरकर, है ना, उत्साह से भरकर, उमंग और उत्साह से भरकर, ऐसे सहजता से विचार करके, एकाग्रता से विचार करके, निष्ठा निष्ठा के साथ, भरोसे के साथ, आदि आदि। तक है, की ओर है ना, आदि। ये सब क्या बनाएंगे, क्रिया क्रिया विशेषण पदबंध बनाएंगे। हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत एक है। विराट दोपहर से शाम तक बल्लेबाजी करता करते रहे, तो दोपहर से शाम तक, आदि आदि। तो क्रिया विशेषण सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारी एक रणनीति होनी चाहिए पूर्व ज्ञान परखने की। डायरेक्ट हमने पदबंध पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे को संज्ञा ही नहीं आ रहा है, बच्चा समझ ही नहीं रहा, तुम उसको दिखाई दे रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है तुम सर्वनाम है या आप सर्वनाम है, तो बेकार हो जाएगा। तो हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हमें ना इनको पहले हम, चाहे एक बार बच्चे को, क्योंकि 10वीं में आ चुका है बच्चा, 9 साल उसने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बॉक्स में ही लिखवा देंगे ये शब्द, तो बच्चा फिर सहज हो जाएगा इनमें। बच्चे को सहज करना जरूरी है, अधिगम को सहज बनाने के लिए कहीं ना कहीं सहजता आवश्यक है। तो आप मेरी बात से सहमत हैं सभी भाई बहन, एक बार बताएं कि अगर हम पदबंध के लिए इस रणनीति को अपनाएं तो क्या अधिगम सहज बनेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पता होता। मेहनत आप दे दीजिए, नहीं पता चलेगा उसे भाववाचक संज्ञा है। उसकी व्याकुल आंखें, तो व्याकुल आंख, उसकी व्याकुल आंखें जो है, आंखें शीर्ष पद है, संज्ञा पद पर, विशेषण नहीं हो सकता। आप जहां किताब में लिखा हुआ है कटवा दीजिए बहन, है ना। हम खुद देखना शुरू शुरू कर दें, सही को परखना शुरू कर दें। अगर शीर्ष पद हमारा संज्ञा आ रहा है तो किसी भी कीमत पर वह विशेषण पदबंध होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसे प्रयोग बोर्ड पर अगर होंगे तो बच्चा सहजता के साथ समझेगा। अगर शीर्ष पद संज्ञा हो तो पूरा पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगर शीर्ष पद सर्वनाम हो तो कौन कौन से सर्वनाम, आप, मैं, हम, तुम, कोई, तो सर्वनाम पदबंध होगा। संज्ञा व सर्वनाम पदबंध से संज्ञा व सर्वनाम शीर्ष पद हटाने पर विशेषण पदबंध होगा। जैसे लहलहाती हुई हरी भरी फसलें किसान को आनंदित करती हैं, तो लहलाती हुई हरी भरी फसलें हो गया संज्ञा, उससे पूर्व का हिस्सा हो गया विशेषण, ऐसे वाले, है ना। सारा समझाया हुआ है, वाला, वाली, वाले से अंत होगा पद समूह, तो सामान्यतः विशेषण पद बंद होता है ना। दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर क्रियापद बंद बनाते हैं। क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्रिया विशेषण पद बंद होता है। तो देखिए सारा एक बोर्ड पर, तो हमारे बिल्कुल स्पष्ट है
कि अगर हम एक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, एक योजना के तहत कार्य कर रहे हैं, योजनाबद्धता उच्च कोटि की है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से क्रिया विशेषण पदबंध समझाया हुआ है यहाँ पर। अब इसमें बच्चा कहीं कंफ्यूज रहेगा? नहीं रहेगा। और आपके उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके उदाहरण, आपके उदाहरण तो, आपके उदाहरणों में बच्चों के बनाए हुए उदाहरण हैं ये। मैंने केवल यहां तक समझाया, यहां के बाद मैंने लिख दिया बेटा अब आप उदाहरण देंगे, मैं लिखता रहूंगा वाक्य, आप बोलते रहे मैं लिखता रहूंगा। तो देखिए सब ने, मतलब 6 बच्चों ने कैसे ये, 7 बच्चों ने, 7 बच्चों ने कैसे उदाहरण लिखवा दिए, और उनके उदाहरण। तो हमें ऐसा प्रयास करना है। बोर्ड आपको कैसा लग रहा है, एक बार बताएं। सर बोर्ड तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत, हाँ। बोर्ड आपको अच्छा लग रहा जी सर, है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा एकदम व्यवस्थित लिखा गया है सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, है ना? सभी सर भाई कमेंट आ बहनों रहे को हैं, बहुत सुंदर है, अप्रीतम, एक्सीलेंट धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो मुझे प्रेरित करती हैं, है ना? तो आपकी शुभकामनाएं मिल गई, तो मैं गदगद हो गया। आपको अच्छा लग रहा है, और वास्तव में बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चे जो है तन्मयता से सुनते रहते हैं, वो बहुत आवश्यक है क्लास में, कि बच्चे तन्मयता के साथ आपको सुने, लिखने दें, मतलब गड़बड़ नहीं करें बीच में, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ये लिखने का समय बच्चों ने दिया है ना? बच्चों से बात भी चल रही है, लिख भी रहे हैं, तो इस समय वही दे रहे हैं, तो इसलिए वे भी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई के पात्र हैं। आगे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार के प्रयोग हैं। एक ही वाक्य में क्या सारे पदबंध आ सकते हैं? तो माथापच्ची भी खेलें बच्चों से, है ना? सरल एवं उदार स्वभाव वाले आप सुबह से लेकर शाम तक दीनहीन निरीह लोगों की बड़ी तन्मयता के साथ सेवा किया करते हैं। तो अब इसमें सब कुछ है। सर्वनाम पदबंध आ गया, आप से जुड़ा हुआ, वाले से जुड़ा हुआ विशेषण हो गया, फिर तक से जुड़ा हुआ क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, लोगों की आया तो संज्ञा पदबंध हो गया। पहचान क्या है? अब देखिए कैसे पहचान करते हैं हम, कैसे लोगों की, तो दीन निरीह लोगों की, है ना? कैसे आप, सरल एवं उदार स्वभाव वाले, है ना? कैसे किया करते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ। तो सब पहचान भी यही है। तो आपकी पुस्तक में इस प्रकार की माथापच्ची भी दी हुई है, आप एक बार देखिएगा। तो ये अब हो गया, आप इसको आराम से कर सकते हैं। हम आगे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देखिए गीत के माध्यम से भी आप पदबंध करवा सकते हैं। अब देखिए गीत के माध्यम से कैसे करवाएं। सड़क किनारे खड़ा पेड़ छाया है सबको देता, तन की मन की सभी थकावट पल भर में हर लेता। अब प्रश्न करें, बच्चा सीखेगा अवधारणा। कैसा पेड़, संज्ञा पदबंध की ये सबसे आसान सी पहचान है। कैसा, कैसी, कैसे से शीर्ष पद में प्रश्न करें, पीछे जो पद समूह है वो साथ में जुड़ जाएगा। कैसा पेड़ सड़क किनारे खड़ा, कैसी थकावट तन की मन की सभी, कैसे कष्ट सर्दी घाम मेह से उपजे, सहनशील पर हितकारी वह की जगह पेड़ लगाएं। कैसा पेड़, सहनशील पर हितकारी, सदा फूल फल देने वाला वह, यानी पेड़। तो कैसा पेड़, सदा फूल फल देने वाला, है ना? ऐसे करके कैसे गाता रहता साहस के संग हंस हंस कर, तो क्रिया विशेषण पदबंध बन गया। मुस्कुराता रहता गाता रहता, क्रिया पदबंध हो गया। खिल जाए, क्रिया हो गया। फूलों के सम खिल खिल कर मुस्काए, कैसे मुस्काए, फूलों के सम खिल खिल कर, क्रिया विशेषण हो गया। इसी गीत में अवधारणा है, सरल युक्ति है, सारा सरल युक्ति से बच्चे को बिल्कुल क्लियर करते हुए। कैसा पेड़ बेटा, कैसी थकावट, कैसे कष्ट, वह की जगह थोड़ी देर के लिए पेड़ लगा के देख लें। कैसा पेड़, कैसा वह कहेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, वह की जगह बेटा पेड़ लगा लें। कैसा पेड़ तो सहनशील परहितकारी वह। तो ऐसे तो विधियां हैं। हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, योजना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, नवाचार अच्छे स्तर के सामने आने चाहिए, सब कुछ सहज होता चला जाएगा। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद है। आज तो हम व्याकरण पर, केवल व्याकरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पेपर पैटर्न पर चर्चा कर रहे हैं। पेपर में जिस प्रकार का आया है, आपने पेपर देख ही लिया है अच्छी तरह से, मैं उसी के को कैसे हम योजनाबद्ध के तरीके से उन उन विषयों को समझाएं, कैसे उस पर पकड़ बनाएं, कैसे हमारे बच्चे 16 में से 16 अंक ले लें, मैं चर्चा उस पर कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, आप बोर्ड देखिएगा, बोर्ड में सब कुछ है। बोर्ड 40 मिनट की कक्षा
बच्चों से बातचीत करते हुए अगर इतना काम बोर्ड पर उतर रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कहीं बच्चों की भूमिका है, बच्चों का सहयोग है। बच्चे उस विषय को समझना चाह रहे हैं, अवधारणा को समझना चाह रहे हैं, इसलिए बात भी चल रही है, साथ में लेखन भी चल रहा है बोर्ड पर, और बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें सब कुछ है। कैसे सरल वाक्य की संख्या एक होती है। सबसे जो हमारा सबसे कम अधिगम क्षमता वाला विद्यार्थी है, उसको भी आप बता दें, बेटा वाक्य जब एक दिखाई दे ना बेटा, वो है जो वाक्य होता है ना बेटा, और आदि से नहीं जुड़ा हुआ हो, जकी यदि सूत्र से नहीं जुड़ा हुआ, जो जिसे जिसने जिन्होंने, केवल वाक्य एक दिखाई दे ना बेटा, वो सरल वाक्य होता है। और बीच में ना बेटा एंड बट सो आ जाए, और किंतु परंतु लेकिन इसलिए आ जाए, दोनों तरफ थोड़ा स्वतंत्रता हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो संयुक्त वाक्य होता है। और अपूर्णता वाला वाक्य, जब हम एक उपवाक्य बोले लगे कि अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है ना बेटा, तो वो मिश्र वाक्य होता है। थोड़ा सहजता से कम अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों से हम शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। बोर्ड सामने रखें, इस बोर्ड का आप क्लिक कर लें। इस प्रकार अगर हम करवाते हैं तो शास्त्रीय भी सब कुछ इसमें है हमारे। अगर पेपर सेटर, कोई बोर्ड का पेपर सेटर अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, वो अगर पेपर सेटर ने दे दिया दो समानाधिकरण उपवाक्य और किंतु परंतु लेकिन इसलिए से किस वाक्य में जुड़े होते हैं, तो हमारा बच्चा लिख देगा। अब उसको सहज है, वो उसका सुना हुआ शब्द है समानाधिकरण उपवाक्य है, दो स्वतंत्र उपवाक्य उसका सुना हुआ है, और किंतु परंतु जानता है, लिख देगा, क्योंकि शास्त्रीय भी हम करवा रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज मैं बार बार कह रहा हूं कि हम केवल इस समय व्याकरण नहीं कर रहे हैं, हम केवल चर्चा कर रहे हैं। तो यह बोर्ड आपको कैसा लगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण रचना के आधार पर वाक्य भी यहाँ दिया है, तो आपको कैसा लगा एक बार मुझे बता दीजिए। सर कमेंट आया है मोती जैसे अक्षर। धन्यवाद। सर बहुत अच्छा आया है, उत्तम, उम्दा, बहुत सुंदर, सही है सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी, बहुत उपयोगी है सर। नीतू मैम बोल रही हैं। जी। अभी एक प्रश्न आया 4:24 पर। यहाँ पर जो समय है वो कहीं ना कहीं वो अव्यय से जुड़ रहा है, अव्यय का रूप ले रहा है। तो यहाँ पर उसको हम अव्यय पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में ले लें, क्योंकि कालवाचक काल को ही दर्शा रहा है वह शब्द, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कभी किसी समय हम व्याकरण की भी जब वर्कशॉप रखेंगे, वेबिनार रखेंगे, उसमें इस प्रकार के हम चर्चा करेंगे, मिश्र वाक्य क्या होता है, कैसे हम और इजी तरीके से समझाएं, तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम एक गीत और एक बोर्ड मैं उसका शेयर कर रहा हूँ। हम इसी प्रकार की अगर हम योजना बनाते हैं तो हमारे बच्चे सहजता के साथ समझेंगे। इस गीत को सुनिएगा, सरल संयुक्त मिश्र पर आधारित। एक उद्देश्य और एक विधेय संग वाक्य सरल कहलाता है। एक मुख्य क्रिया बस देखो यह पहचाना जाता है। धातु रूप में ते ही ने से ने पर कर इसमें आते। अब हम कह रहे हैं सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बहुत अधिक वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, धर्म की हानि होने पर प्रभु अवतार लेते हैं, वह नहाकर पढ़ने बैठ गया, आदि आदि। हमारे पास उदाहरण होने चाहिए, भरपूर उदाहरण होने चाहिए। जिस समय हम कक्षा में जाएं, अगर तेही के उदाहरण है तो तेही के 10-15 हमारे पास उदाहरण हो, नेसे वाले उदाहरण हो, नेपर वाले उदाहरण हो, धारा प्रवाह बोलते चले जाएं, तो वहां पर क्या होता है, बच्चा ना कहीं अधिगम सहज होता है। उसको एक वाक्य नहीं कैच करेगा तो दूसरा कर लेगा। तो ये हमारा हो। और देखें, कर्ता देखा क्रिया देख ली, सरल सरलता से आया, इसे समझने में थोड़ा भी सिर अपना ना चकराया। और अतः लेकिन अथवा या ना तो ना ही या तो या, और बल्कि भी संयुक्त वाक्य में अब इसमें संदेह है क्या, अब इसमें संदेह है क्या। वाक्य जोड़ते जब ये योजक संयुक्त वाक्य तब हो जाता, अगर लोप भी हो इनका तो संयुक्त वाक्य ही कहलाता। जक यदि से है मिश्र वाक्य इसकी पहचान सरल होती, सूत्र याद हो जक यदि तो फिर सारी मुश्किल हल होती। अब जक यदि है क्या, अंतिम चार पंक्तियां देखिएगा। जो जिसने जिसको जिससे जिसकी जिस पर जिसमें आए, जब जब जहां जहां जैसे ही ज्यों ही में ज्यों मुस्काए, कि क्योंकि ताकि से भी यह मिश्रित पहचाना जाता, यदि तो यद्यपि आए तब भी
मिश्र वाक्य है कहलाता जी, मिश्र वाक्य है कहलाता जी, मिश्र वाक्य है कहलाता। अब बताएं थोड़ा गीत कैसा लगा आपको? गीत से अगर बच्चों को हम सिखाएं। अच्छा, मेरे बच्चे कई बार गीत सुनना पसंद करते हैं। मैंने समास वाले गीत की 3-4 पंक्तियां गुनगुनाई। मैंने कहा बेटा इस पर गीत भी है। उन्होंने पूरा सुन के छोड़ा। मतलब वो पूरा 6 भेद उन्होंने काव्य में सुने। तो कहीं हम रसास्वादन व्याकरण में काव्य का भी अगर उनको करवा दें तो आनंद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कहीं मीत ना बहन बहुत कहीं बहुत छोटे धन्यवाद। बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए उसी प्रकार के गीत होते हैं। मैं मान लीजिए हम हाँ, संज्ञा मुझे भी गीत करवा रहे हैं। कठिनाई हो रही थी सर ऐसे करने में, लेकिन मैंने फिर थोड़ा ऐसे गा के उनको समझाना स्टार्ट किया, फिर वो रुचि भी लेने लगे और फिर उनको रुचि लेने समझ में भी आने बिल्कुल। लगा। बिल्कुल वास्तव में वास्तव में। बहुत सुंदर सी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों भाइयों का। आगे बढ़ते हैं। अब समास है, समास की त्वरित पुनरावृत्ति देखिए। बोर्ड देख लीजिए एक बार आज। मैं मतलब हमारी योजना में, हमारी रणनीति में जो श्याम पट है उसकी भूमिका या हरित पट है उसकी भूमिका एकदम स्पष्ट है। बहुत कहना चाहिए उपयोगी साधन है अध्यापन में। कहीं ना कहीं हरित बोर्ड या फिर हम कहें ब्लैक बोर्ड। अब कैसे? और आजकल तो वो स्मार्ट बोर्ड भी है, तो स्मार्ट बोर्ड भी बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये छपता है बच्चे के दिमाग में। अगर हम बच्चों से बातचीत करते हुए इसको स्पष्ट कर रहे हैं, तत्पुरुष क्या है, कारक चिन्ह है बेटा उसमें, है ना। कैसे? तो हमने खूब सारे उदाहरण उनके सामने रख दिए। द्वंद्व क्या है बेटा, देखना स्पेलिंग ही क्या कह रही है, हमने यहाँ पे समझाया। बेटा अगर मैं इसको, हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हमने द्वंद्व लिखा, बिंदी यहाँ लगा दी और दोनों को जोड़ा बना दिया, जोड़ा ये दे दिया, दो दुआ आ गया। हमने कहा देखो बेटा जोड़ा स्पेलिंग अपने आप कह रही है जोड़ा, और इसकी स्पेलिंग अपने आप कह रही है द्विगु की, कि द्वि माने दो। तो ये प्रथम पद संख्यावाची है। तो 3 समास एक बोर्ड पे ही हो गए। तत्पुरुष कारक चिन्हों का लोप, द्वंद्व जोड़ा, द्विगु प्रथम पद संख्यावाची। ऐसे ही आप देखिएगा आगे। अब देखिए इसमें बच्चा बोल बोल के दिखाते हैं कैसे। दो द्वि तृतीय चतु चतु चव पंच पच षड सप्त सत अठ अष्ट नव नौ दश शत सहस्र। वो बोल के दिखाएंगे आपको। इतनी गिनती आती है इसमें। सहस्राब्दी आ जाएगा, शताब्दी आ जाएगा, दशाब्दी आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा, होंगे सब इसी के अंदर के शब्द। हमने पहले ही उनको बच्चों को रटवा दिया उसको। कहीं ना कहीं रटना बुरा वैसे नहीं है, जहां आनंद लेके अगर बच्चा रट रहा है और उसको आत्मसात कर रहा है बाद में, है ना, तो बुरा नहीं है। तो कहीं व्याकरण में, कहीं हम रचनात्मक लेखन में जहां औपचारिक शब्दावली रटवानी है वहां रटवा भी दें। बच्चा सहज होके कर लेता है कार्य, है ना। आपने खेल खेल में रटवा रहे हैं, आपने कहा बेटा कल सुनाना है, देखते हैं कौन सुनाएगा, है ना। आपने चैलेंज कर दिया और चैलेंज बच्चा स्वीकार करता है ना। आपने कहा बेटा हो सकता है ना सुना पाए, आपने ऐसे कहा, है ना। अब वो आपका, आपने कहा उसमें मजाक की स्टाइल में, हो सकता है बेटा थोड़ा कठिन है ना, नहीं सुना पाए। अब कुछ बच्चे तो उसी समय कह देंगे सर कल ही सुनाएंगे इसको हम, है ना, कल सुनाएंगे, कल आते के साथ क्लास में और सबसे पहले सुनाएंगे। तो वो आपने उल्टा बोला। वो कई बार बच्चों के अंदर वो रहता है, वो चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो उसको उल्टा समझ के उन्होंने स्वीकार किया और आपको आगे सुना दिया। आपने पीठ से बताई, बोले बेटा वाह क्या सुनाया है आपने, है ना। तो इस प्रकार के प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास से 3-4 प्रकार से, 3 प्रकार से पहचान हो गई बोर्ड पर। आ प्रति यथा भर नेस बा बे पुनरुक्त शब्दों से पहचान, और पुनरुक्त शब्दों में ओ की वृद्धि, आ की वृद्धि से पहचान। रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, कानों कान। देखिए वहां पर पहले रात रात लिखा, पुनरुक्त शब्द लिखे, फिर ओ की वृद्धि कर दी। बात बात लिखा, ओ की वृद्धि कर दी। दिन दिन लिखा, ओ की वृद्धि की। कान कान लिखा, ओ की वृद्धि की। तो इस प्रकार व्याकरण खंड के लिए स्पष्ट एकदम रणनीति बनाए, योजना बनाए, नवाचार करना है। नवाचार के माध्यम से उस जो अवधारणा है, जो भी विषय हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, समास है, वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, पदबंध है, उसको पूरी अच्छी तरह से उसको हम आत्मसात करवाएंगे। अवधारणा ऐसा करें आपके मुंह से शब्द निकले, वाक्य भी नहीं, वाक्य के केवल शब्द, और बच्चा कहते मिश्र वाक्य हो गया। आपने पूछा क्यों और कारण बताए कि सर इसमें एक आश्रित एक प्रधान है और अपूर्णता आ रही है इसमें। आपने जो का प्रयोग शुरू में किया, जो से अपूर्णता ही आएगी, तब आपको आनंद आता है कि अभी तो वाक्य भी पूरा नहीं हुआ और बच्चे ने बता दिया मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार के हमारे प्रयास होने चाहिए, और मुझे विश्वास है अपने सभी भाई बहनों पर कि इसी प्रकार के निष्ठापूर्ण प्रयास हमारे भाई बहनों द्वारा किए जा रहे होंगे। हम सब कर रहे हैं इस प्रकार के
प्रयास, और जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो निष्ठा से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर अध्येता भाव है। आप सबके वो अध्येता भाव को मैं नमन करता हूँ इस अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। अब इस बोर्ड को बताएं। कर्मधारय समास कठिन लगता है, लेकिन नहीं, कठिन नहीं है। अब देखिए कैसे हम उसको कर लेंगे, देखिएगा। है कहीं कठिन? है जो किसके साथ आता है, रूपी किसके साथ आता है, क्या उपमेय होता है, क्या उपमान होता है, यहां सब अवधारणा है जो विशेषण विशेष्य का संयोग है। अगर पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, तो बीच में है जो आ जाएगा। महोत्सव, महान है जो उत्सव, यानी विशाल है जो उत्सव। नील कमल, नीला है जो कमल, आदि। अब उपमेय क्या होता है, इसको जिसकी और जिससे से समझ जाते हैं। मैंने लिखा क्रोध, मैंने कहा बेटा तेज हवा, अग्नि या बारिश, आप बताएं कौन सा होगा। बच्चों ने कहा अग्नि। मैंने कहा बेटे संतान को पुष्प के समान मान लें या धन दौलत के समान मान लें, सबसे सटीक क्या आएगा, या रत्न माने, है ना। बच्चों ने कहा रत्न। अब हमने कहा बेटा जिससे तुलना की संतान की, जिससे, वह उपमान है। ऐसे ही क्रोध की तुलना किससे की, जिससे की, वह उपमान है। जिसकी की, वह उपमेय है। यानी क्रोध की तुलना की तो क्रोध उपमेय, अग्नि से तुलना की तो अग्नि उपमान, ऐसी संतान की तुलना की उपमेय, रत्न से तुलना की उपमान। बच्चे आसानी से समझ गए, जब उपमेय उपमान का संयोग होगा तो रूप ही आएगा। जब उपमान पहले आ जाएगा, उपमेय बाद में हो जाएगा। चंद्रमा से तुलना की तो उपमान पहले आया, मुख की तुलना की मुख बाद में आया, है ना। की तुलना की तो क्या हो गया, की तुलना की तो वहां पे उपमेय बाद में चला गया। तो के समान लगाना है, उपमान के साथ के समान, उपमेय के साथ आप रूपी लगाते हैं, विशेषण के साथ आप है जो लगाते हैं। क्लियर है? अब सूत्र बना दिया बच्चों ने, विशेषण प्लस विशेष्य इज इक्वल टू है जो, उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू रूपी, उपमान प्लस उपमेय इज इक्वल टू के समान। आ गया कर्मधारय समास। तो नवाचार करें, 16 के 16 अंक पक्के हो जाएंगे। अब तक हमने विचार कितनों पर कर लिया, अब तक हमने विचार कर लिया है 14 16 अंक, 14 अंक हमारे हो गए अपठित बोध के, 16 अंक हमारे हो गए। 30 अंकों पर हमारी रणनीति एकदम स्पष्ट रही। आप बताएं सही रणनीति बनी? बताएं, जो पेपर पैटर्न आया उसके अनुसार हमारी सही रणनीति है? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, मुहावरे। मुहावरों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहें, जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ते रहे, पाठों में जो चिन्हित मुहावरे हम चिन्हित करवा दें, उनको लेके समय समय पर हम 10-20 मुहावरे भेजते रहें। बच्चों को सहजता के साथ अभ्यास हो जाएगा। रिक्त स्थान के रूप में भी करवाएं और वैसे भी हम करवा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्रम से आप देखिएगा, यहाँ पर मुहावरे, है ना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, यहाँ पे चोटी आ जाएगा। धोखा देना, है ना। आंखों में धूल झोंकना, अर्थ भी पूछा जाता है कई बार। कई बार वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के बीच से मुहावरा आपको चुनना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ततारा और वामिरो को एक साथ देखकर वामिरो की माँ आग बबूला हो उठी। अब इस वाक्य में से मुहावरा चुनिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पिछले साल भी आया, इस बार भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। तो हमें ऐसे तैयार रहना है, जिस अंश में वह पाठ में जहां पर वो जुड़ा हुआ है, वहां से उठा के कि बच्चों ये पंक्ति आ सकती है बेटा, और इसमें आपको ये मुहावरा चुन लेना है ना। तो ऐसे आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थ लिखकर आप अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ऐसे करके। तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि हमारा एक पाठ हो, हम 10-20 मुहावरों की एक वर्कशीट बनाएं, या पहले से आप, हम सबके पास सामग्री है, और उनको हम कहीं ना कहीं बच्चों के पास भेज दें, और बच्चों से कहें बेटा इसका अभ्यास करके लाएं, और किसी दिन अगर मिल जाए तो उस पर क्विज करवा लें। तो ये एक सही रणनीति मुहावरों के लिए, क्योंकि मुहावरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो हमारे बच्चों के 4 में से 4 अंक आए इसमें, इसके लिए सही रणनीति यही है कि पाठ ओवर हो और हम बच्चों के पास उससे संबंधित हम मुहावरे भेज दें और मुहावरों का अभ्यास करवा लें। आगे बढ़ते हैं, साहित्य स्पर्श और संचयन। पूजा बहन, अब तक का, आप तक के सत्र के बारे में आपके विचार? सर बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है। मुझे तो स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। जी नहीं, सब अच्छा। और बाकी बहन, भाई बहन भी बताएं। सर बहुत अच्छे कमेंट आए हैं।
मैम, थैंक यू सर। सर अच्छे कमेंट, बहन बहुत राजकुमारी सुंदर। बहन बैंगलोर से जुड़ती हैं, वो हर उसमें जुड़ती हैं। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से धन्यवाद। अपूर्वा साहू बहन। यस सर, इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। जी जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर पैटर्न मतलब ठीक अच्छा है इस बार, है ना। और थोड़ा सा योजनाबद्धता के साथ चलना है। अब देखिए, साहित्य स्पर्श और संचयन एकदम स्पष्ट। 55 मिनट का समय हमारे बच्चे लें, उसमें प्रयास करें, हम समय नियोजन करवाएं। हमारे पास बहुत सारे मतलब अभी एग्जाम आगे बाकी हैं। अब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है, उसके बाद प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 ये रहेगा। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को, और अलग से भी हम पेपर भेज सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर। बच्चों को समय नियोजन जरूर सिखा दें। निर्धारित समय 55 मिनट है, बच्चे इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 60 भी जा सकता है ये, लेकिन फिर किसी ना किसी खंड के समय को घटाना पड़ेगा। बच्चों को ये बता दें, 55 दिया तो यहाँ के 5 मिनट हमारे वो बाद में रिवाइज करवा सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या रणनीति है, इसके लिए सहज हम करें। हम इसमें भी मैं बार बार अपने बोर्ड आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए, हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, पीरियड वही 40 मिनट का है, लेकिन जब बच्चों से हम बातचीत कर रहे हैं पूरी कविता पढ़ाने के बाद, जब बच्चों से बातचीत हो रही है, क्या इसके आधार बिंदु थे बेटा, क्या प्रभाव बिंदु आए, आप भी बताएं। किन पर हमें और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, वो पंक्तियां कौन सी हैं जिनको बोर्ड अक्सर दे देता है। तो देखिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अरे अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, या विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो ये अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, है ना। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है, आदि आदि यहाँ पे लिख दिया। बेटा इन पे गहराई से विचार करना है, आप आके बताएं। अब आप हमने पढ़ी, अब आप बताएं वही पशु प्रवृत्ति है का क्या अर्थ है। आप बताएं तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, इसका क्या अर्थ है। और आधार बिंदु हमारे जो आए, अब देखिए अगर आधार बिंदुओं को देख लिया जाए, हमारे सारे प्रश्न वहीं से, उत्तर वहीं से बनेंगे। अगर पूछ लिया जाए सुमृत्यु किसे कहा जाए, वहां से बन सकता है ना। जो व्यक्ति मानवता को सर्वोपरि धर्म मानता है, वसुधैव कुटुंबकम व सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जैसी पवित्र भावनाएं मन में रखता है, उसे मरने के बाद भी यह संसार याद रखता है, ऐसी मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा जाता है। तो देखिए वहीं से उठ रहा है सारा। क्या संदेश है, मनुष्यता कविता क्या संदेश देती है, यहीं से उठाएगा। पशु प्रवृत्ति क्या है, यहीं से आ जाएगा, है ना। उदार व्यक्ति की सच्ची पहचान क्या है, यहीं से आ गया, है ना। तो सब कुछ इसमें से आ रहा है। महाविभूति किसे कहा गया, तो क्यों कहा गया, देखिए नीचे, दीन दुखियों के प्रति सच्ची सहानुभूति मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इससे अर्जित पुण्य जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है, जबकि भौतिक पूंजी अंतिम सांस के साथ समाप्त हो जाती है, हमारे लिए समाप्त हो जाती है, ऐसा। तो ये, अब देखिए सारा कुछ तो बोर्ड में आ गया। तो हमारी एक स्पष्ट रणनीति साहित्य को लेकर यह होनी चाहिए कि उसका जो आधार बिंदु हैं, जिनको हम प्रवाह बिंदु कहते हैं, प्रवाह बिंदु कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं पाठ के प्रवाह बिंदु। तो प्रवाह बिंदु पर जरूर विचार करें, बच्चों से बातचीत करते हुए विचार करें, बेटा आपको क्या लगा, मूल स्वर क्या था, कविता किसके महत्व से परिचित करवा रही थी बेटा बताएं। तो आपने पहला वाक्य लिख दिया, मनुष्यता कविता का मूल स्वर, जीवन में मानवता के महत्व से परिचित करवाना है, बेटा लिख लें, है ना। तो आपने ऐसे किया। किसको सर्वोपरि धर्म माना बेटा इसमें, तो मानवता को सर्वोपरि धर्म माना। तो ऐसे करके आप बच्चों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सारे प्रवाह बिंदु जब बच्चों के सामने होंगे, तो ये बड़ी सी कविता, 2 पेज पर आने वाली कविता बच्चों के लिए सहज हो जाएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं कि हम अपनी योजना में हम किस प्रकार इसको शामिल करें, हरित पट को, या हम स्मार्ट बोर्ड को किस प्रकार शामिल करें। आ, शुभानी बहन का बहुत सुंदर सी टिप्पणी बहन, हार्दिक धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार देखिए, अब आज साहित्य पे, पूरे साहित्य पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल रणनीति आज पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे योजना बनाएं, है ना। पेपर पैटर्न जो था उसके हिसाब से हम कैसे उस योजना को बनाएं। अब इस पर आधारित कहीं से भी प्रश्न आ जाएं, जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं, मनुष्यता कविता के कहीं से भी आए, अब हमारे बच्चे कर लेंगे इस बोर्ड को देख के। इस बोर्ड पर जो प्रभा बिंदु हैं, वे बच्चों को सहजता के साथ इस कविता को आत्मसात करवा देंगे और हमारे बच्चे कर लेंगे आगे। देखिए, कर चले हम फिदा का, कभी आगे चर्चा करेंगे साहित्य पर, उस समय इन बोर्ड के बारे में बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बोर्ड यहां पर दिखाना इसलिए चाह रहा हूं कि एकदम ये हमारी योजना का ही हिस्सा हो, हम इस प्रकार करें। अलग से कोई समय नहीं है, 40 मिनट का ही समय है, लेकिन बच्चों से बातचीत करते समय बहुत कुछ वो बोर्ड पर उतर आता है। साहित्य खंड गद्य, गद्य पाठों में हम क्या करें, हमारी रणनीति कैसी हो, तो हम माइंड मैप बनवाएं। माइंड मैप कारगर सिद्ध होते हैं, हमने बना दिए। हम पीपीटी शेयर करें, हम बच्चों के साथ में बोर्ड पर कहीं कार्य करें माइंड मैप बनाते समय, है ना। ये सब देखिएगा, यहाँ पर पूरा पाठ स्पष्ट है, ब्लैक से मैंने वो जो दिया उसमें मैंने वो लिख दिया कि क्या निषेध परंपरा थी। निषेध को मैंने काले रंग से दिखा दिया, विवाह की निषेध परंपरा, ये एक तरह से अ, निषेध परंपरा थी, कलंक थी उस समय, है ना। तो ये अब देखिए, डायरी का एक पन्ना का, तो ऐसी योजना बनाएं, सामग्री तैयार करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और निश्चित रूप से सहज हो जाएगा। आप देखिए, एक कठिन पाठ आएगा अभी 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद ही आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में आपको हम सबको ही पाठ्यक्रम पूरा करवाना पड़ेगा। ये पाठ भी आ जाएगा, गिन्नी का सोना, कितना सहज तरीके से बोर्ड पर स्पष्ट हो गया। यहाँ चित्र बनाया, अ, गांधी जी का आदर्श, ये वाला देखिए, यहाँ पर उन्होंने सोना सामने रखा, आदर्श। अब ये देखिए यहाँ पर, आप देखिए आदर्श, ये सामान्य प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कर रहा है, पहले सोना सामने रख ले रहा है, उस पे तांबे की लेयर चढ़ा रहा है, यानी व्यवहार की लेयर चढ़ा रहा है, पर्थ चढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आया, सोना गायब, तांबा सामने। गांधी जी भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, लेकिन वो तांबे को पहले सामने रखते थे, व्यवहार को पहले सामने रखते थे। यहाँ व्यवहार रख लिया उन्होंने, उस पर एक लेयर चढ़ाई हल्की सी सोने की। जब देखा सहज हो गए लोग, एक लेयर और, फिर सहज हुए थोड़ा, फिर एक लेयर और, यानी उनके सिद्धांतों में सोना सामने आता था, आदर्श सामने आता था, तांबा गायब, यानी व्यवहारिकता गायब। लेकिन व्यवहारिकता को आधार बना के उन्होंने कार्य किया। व्यवहारिकता को कितना मिश्रण करना है अपने सिद्धांतों में, आदर्शों में, वो जानते थे अच्छी तरह से। तो अब क्या क्या मूल्य हैं, क्या शाश्वत मूल्य क्या होते हैं, ये सब इसमें आ गया। बोर्ड, एक बोर्ड और गिन्नी का सोना स्पष्ट, हमें ऐसे कर रहा है कार्य। बहन, बोर्ड कैसा लगा, पूजा बहन? बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छा लगा उसमें, और कुछ कहने की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद। बिल्कुल नीट। बाकी बहन भाई भी बताएं, अच्छा लगा ये? कठिन पाठ है, सहज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समास में बहुत अच्छी सी टिप्पणी आई। आप यस अगर सर। ऐसा उपयोग करेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत वर्षा मैम बोल रही हैं शब्द मौन हो गए। अरे, मेरा सौभाग्य हाँ होगा। सर, आपका बोर्ड वर्क ना बहुत ही अच्छा है सर, और व्यवस्थित बहुत है। जी जी जी। हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन आपके जैसा तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन नहीं नहीं, हंड्रेड आप परसेंट इससे इस बार कहीं ट्राई बेहतर करूंगी करते होंगे, मैं। सभी भाई बहन बहुत अच्छा करते होंगे। जी। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं। संचयन खंड में वही विधि अपनाए, प्रवाह बिंदुओं वाली, विचारणीय बिंदु बच्चों से, क्योंकि पाठ देखिए 8-10 पेज का पाठ आ रहा है, कोई उससे भी ज्यादा बड़ा आ रहा है। बच्चे हर घटना को नहीं याद रख पाएंगे जब तक हम उनको बिंदु ना दे दें। तो हमने बिंदु दे दिए, इसमें पूरे बिंदु हमने ऐसे छांटे कि लगभग लगभग हर वो पाठ से जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे बिंदु सामने आए, इस प्रकार के बिंदु सपनों के से दिन में सामने आए, है ना। कुछ प्रश्न आ जाएं, देखिए मुअत्तल करने का उल्लेख आ गया, लेखक के समय, बचपन का समय का उल्लेख आ गया। बच्चों से पूछ लिया कौन सा बचपन आपको अच्छा लगता है, आज का या उस समय का बचपन आपको अच्छा लगता है, पीटी साहब का भय क्यों था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, हेडमास्टर जी ने मुअत्तल क्यों किया, उनको सस्पेंड क्यों कर दिया, स्काउट परेड का कैसा अनुभव उनको होता था, क्यों होता था, है ना, सारा कुछ। टोपी शुक्ला पाठ, जो प्रवाह बिंदु है, विचारणीय बिंदु है, सामने आ गए। तो अगर हम इस प्रकार कार्य करें, पहले से योजना बना लें,
और हर पाठ को हम कहीं ना कहीं सहज बनाने का प्रयास करें। पाठ के अंदर क्या है, विचारणीय बिंदु कौन से हैं, कौन से मुख्य प्रश्न हैं, और जो कविताएं हैं उनमें व्याख्या स्थल कौन से हैं, उन सबको चिन्हित करके रखें। फिर इन पर आधारित हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करवा लें। अगर हमने हर पाठ से एक एक भी अभ्यास करवाया तो ज्यादा पाठ नहीं है, और हर महीने अगर हमने एक भी चुना बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए तो अच्छा अभ्यास, अच्छे स्तर का अभ्यास उनका हो जाएगा। तो हमने हर पक्ष छुआ, यहां तक साहित्य तक हमने हर प्रश्न पर विचार किया। साहित्य के सारा मतलब खंड गौ तक हमने सब प्रश्नों पर विचार कर लिया। अगर हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे लघुत्तरीय प्रश्न तो करेंगे ही, साथ में बहुविकल्पी प्रश्न भी कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रवाह बिंदु कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो पाठक पढ़ाने के उपरांत प्रभाव बिंदु जरूर उपलब्ध करवाए जाएं बच्चों को, ऐसा मेरा अपने भाई बहनों से निवेदन है। और कर भी रहे होंगे हम सब ऐसा, है ना, एक निवेदन है क्योंकि आज चर्चा का विषय यह है। आगे अंतिम, क्योंकि आज का विषय बहुत गहरा विषय था, बहुत विस्तृत विषय था, समय बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। बस रचनात्मक लेखन पर मैं बातचीत कर लूं। 65 मिनट का समय का यूज करना है। 65 में कोई बच्चा अगर इसके जो पहले खंड हैं क ख ग में अधिक समय लगाता है तो यहाँ जरूर उसको कम समय मिलेगा। बच्चे से कहें बेटा इसीलिए आप जो पिछले खंड हैं उनको जरूर आप समय पर कर लें। 5 मिनट चलेगा इधर उधर, ये 60 में हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर वो क्रम बिगड़ेगा। अगर हम 5 मिनट यहाँ के घटा दें तो लगभग 12 मिनट का औसत आएगा, एक में 12 मिनट का औसत। और रचनात्मक लेखन समय लेता है, तो बच्चों से कहें बेटा 1 घंटे से इसमें कम नहीं आना चाहिए। आप 12 मिनट के औसत से फिर करेंगे, 5 प्रश्न करेंगे, 12 पंजे 60 आएगा। किसी में आप 15 मिनट लगाएंगे, किसी में 10 लगाएंगे, ऐसे करके। लेकिन यहाँ से 5 मिनट तो इधर उधर आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके समझा के उनको बताएं। अब देखिए हमारी रणनीति, देखिएगा हमारी क्या रणनीति। लघु कथा लेखन है, बच्चों को अभ्यास करवाएं। कैसे करवाएं? बोर्ड ने ये दिया है कि वो यही अपेक्षा रखता है निरंतरता उसके अंदर हो, कथात्मकता हो, प्रभावी संवाद हो, बहुत अधिक संवाद नहीं हो, छोटे छोटे 2 संवाद भी डाल दिए तो हो जाएगा। रचनात्मकता भरी हुई हो, कल्पना शक्ति का उपयोग दिखाई दे, कोई परंपरागत कहानी को उठा के ना लिख दे, जिज्ञासा रोचकता, क्योंकि परंपरागत कहानियां कट जाती हैं जब मूल्यांकन के लिए, बहुत बहुत तो बिल्कुल 2.5-3 अंक तक चले जाते हैं, है ना। और जो थोड़े उदार होते हैं मूल्यांकन में वो थोड़े और ज्यादा दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड जरूर लेते हैं। तो मौलिकता जरूर होनी चाहिए। कथा वस्तु 3 अंक की है, भाषा 2 अंक की है। आपकी लेटेस्ट वाला अगर हम मूल्यांकन आधार देखें, मूल्यांकन पत्र देखें, तो कथा वस्तु 3 अंक, भाषा 1 अंक, और जो प्रस्तुति है वह 1 अंक की है। अब हम कैसे लिखवाएं? इसमें भी प्रवाह बिंदु बनवाने के बाद लिखवाएं। आप कोई भी एक टॉपिक दें, उनसे कहें बच्चों अभी कथा नहीं लिखनी है, आपको पहले प्रवाह बिंदु बना के दिखाएं हमें। और बोर्ड में ऐसा करना नहीं है, वहां प्रवाह बिंदु नहीं लिखने। प्रवाह बिंदु केवल आपको एक आधार देने के लिए कि आप कैसे लघु कथा बुनेंगे। आप पहले प्रवाह बिंदु बनाएं। प्रवाह बिंदु बच्चों से बनवा लिए और बच्चा फिर वो आराम से कर देगा। ईमेल लेखन पर आते हैं। ईमेल लेखन का हम देखिए प्रारूप क्या रखना है हमें। सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाले का ईमेल पता होना चाहिए, फिर प्राप्तकर्ता का। बच्चों को पता रहता है, ये बड़ा सहजता के साथ बच्चे सीख जाते हैं। पहले 5 बॉक्स ऊपर बनवा लें, तो उसमें आपका पहला आ गया प्रेषक का यानी फ्रॉम, फिर टू, फिर तीसरा सीसी, फिर चौथा बीसीसी, फिर पांचवा सब्जेक्ट। तो यानी प्रेषक, प्राप्तकर्ता, प्रतिलिपि, गुप्त प्रतिलिपि या गोपनीय प्रतिलिपि, और विषय। फिर दूसरा बॉक्स जो मैसेज बॉक्स आया उसमें पहले दिनांक समय लिखवा लें, वैसे तो बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन आप अगर उसको बच्चे से कह दें बेटा यहाँ पे उल्लेख कर दें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद तो हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप आया। हमने यहां पर चेंज किया, जहां पर हम कह रहे हैं शुभकामनाएं दे रहे हैं, सहृदय या सस्नेही शुभकामनाएं। उसके बाद औपचारिक आरंभ करना है, विषय विस्तार देना है, फिर भेजने वाले का नामोल्लेख करना है। पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप लिखते चले जाएं ऐसे करके। तो 4 कॉलम वाला भी स्वीकार किया जाता है। अगर हम फ्रॉम नहीं लिखना चाह रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता, जब हम प्रिंट निकालते हैं तब फ्रॉम दिखाई देता है, तो हम 2 से भी उसको शुरू कर सकते हैं। औपचारिक पत्र आप देखिए। औपचारिक पत्र का मतलब हमारी जो योजना का हिस्सा क्या हो, यहां तो मैंने प्रारूप पे चर्चा की। सबसे पहले प्रारूप सिखाएं, फिर शब्दावली सिखाएं,
अब देखिए इसमें अभी तो हम प्रारूप पर चर्चा कर रहे हैं, हमने ईमेल के प्रारूप पे चर्चा कर ली, लेकिन क्या ईमेल से जुड़ी हुई शब्दावली नहीं सिखानी है? सिखानी है। औपचारिक शब्दावली है वहां पर, हम कैसे सिखाएं? औपचारिक प्रेषक कैसे वो याद रखेगा, प्राप्तकर्ता कैसे याद रखेगा, प्रतिलिपि कैसे याद रखेगा? अगर याद नहीं रहे तो सहज बच्चे से कह दें बेटा फ्रॉम टू, जो हमारे हिंदी तरभाषी प्रांत के बच्चे हैं, अगर वो वहां पर फ्रॉम भी लिख रहे हैं, टू भी लिख रहे हैं, सीसी बीसीसी लिख रहे हैं, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें मूल्यांकन हम ही कर रहे हैं, उसका मैसेज हम अच्छी तरह से देख लें, जो उसने मैसेज टाइप किया है, मैं वो मतलब लिखा है, उसको हम अच्छी तरह से देख लें। बाकी अगर वो प्रेषक नहीं लिखना जानता है तो मूल्यांकन में इतने कट्टर भी ना बने हम कि उसके पूरी तरह से अंक काट दें। तो थोड़ा सा मूल्यांकन में उदारता रखते हुए अगर हम करेंगे, हिंदी तरभाषी प्रांत की कॉपी जब चेक करने के लिए हम जा रहे हैं, तो वहां यह भी ध्यान रखें कि वह हिंदी तरभाषी प्रांत है ना? वहां पर बच्चा किस प्रकार हिंदी सीख रहा है ना? वो सीख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो उसके उस भावना को भी ध्यान में रखते हुए हमारा मूल्यांकन होना चाहिए, है ना? और मूल्यांकन में उदारता हो। हम नहीं कह रहे कि अंक बिल्कुल फेंक दिए जाएं उसके आगे, कुछ नहीं किया हुआ है, नहीं, लेकिन उसकी भावना को तो हम देख सकते हैं, है ना? तो इसका हम जरूर कहीं ना कहीं ध्यान रखें, और शब्दावली से परिचित करवा दे। महोदय लिखना है बेटा, सविनय लिखना है, धन्यवाद लिखना है, सधन्यवाद लिखना है, बाद में भवदीय लिखना है। जो ये शब्दावली है, औपचारिक शब्दावली, उससे कहीं ना कहीं हम परिचित करवाएं, और औपचारिक शब्दावली की पूरी एक कार्यपत्रिका बनाएं और बच्चों तक पहुंचा दें, जिसमें औपचारिक ईमेल लेखन आ जाए, जिसमें सूचना लेखन आ जाए, और जिसमें हमारा पत्र लेखन आ जाए। तो तीनों को हम एक जगह दे दें। आगे बढ़ते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये आ गया। ये पत्र सूचना लेखन का प्रारूप एकदम स्पष्ट होना चाहिए। देखिए ये प्रारूप ही है यहाँ पर, उसके बाद शब्दावली। तो सबसे पहले प्रारूप एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। आठ आठ पॉइंट है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, क्योंकि एक बार बॉक्स पे अंक काटे गए थे। सबसे ऊपर जारी करने वाली संस्था, फिर आवश्यक सूचना, फिर विषय का संक्षिप्त में उल्लेख, फिर नीचे दिनांक, है ना? फिर अगली पंक्ति से औपचारिक शुरुआत, सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, आदि आदि। फिर कहाँ आयोजन है, क्या आयोजन है, क्यों है वह आयोजन, किस लिए क्या करवाया जा रहा है, किसके आदेश पर करवाया जा रहा है ना? आदि। हस्ताक्षर, फिर पद का उल्लेख। आगे ये देखिए एक प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल व्यवस्थित है, 60 शब्दों में आ जाएगा, है ना? कि अगर मैं यहां से देखूं, ये तो 4 कॉलम हो गए, बॉक्स बना हुआ आएगा। सभी सम्मानित सदन प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने से इतने तक एक अंतर सदनीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या आयोजन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है ना? और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कृपया अपने सदन की टीम का नामांकन अवश्य करवा दें। कब तक करवा दें ये हमने दे दिया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें, यानी अंडर साइन। अब अधो हस्ताक्षरी शब्द औपचारिक है, हम सिखाएं बच्चों को अधो हस्ताक्षरी। एक महीना नहीं लिख पाएगा, दूसरे महीने में सीख जाएगा, अंडर साइन को कहते हैं अधो हस्ताक्षरी, है ना? ऐसे। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड का प्रयोग, मैं बार बार आज की इस वेबिनार में मैं बार बार बोर्ड सामने ला रहा हूं। एकदम स्पष्ट आप देखिएगा, बोर्ड एकदम स्पष्ट कर रहा है कैसे विषय वस्तु बुनते हैं, क्या अन्य जानकारी होती है, कहाँ हम बॉक्स पहले बनाया, फिर जारी करने वाली संस्था कहाँ लिखते हैं, आवश्यक सूचना कैसे, ये सारा। अब विज्ञापन लेखन देखिए, विज्ञापन लेखन का भी बोर्ड देखिए। मैं आज के इस जो वेबिनार में सबसे अच्छा एक साधन अगर आपको लगा होगा तो वो लगा होगा हरित पट, है ना? तो उसका अगर हम सही से इस्तेमाल कर लें तो कोई पेपर पैटर्न भारी नहीं है, कोई अवधारणा भारी नहीं है। सहजता के साथ बच्चों को, अब देखिए बच्चे इस पे खेलते हैं, अपना सूत्र बना रहे हैं वो यहाँ पर, वो ये बच्चों का लिखवाया हुआ है BNQOC, यानी बॉक्स बनाएं और नारा लिखें, क्वालिटीज उसकी दें, और ओ से ऑफर लिखें, सी से कंपनी का नाम लिखें। अब उन्होंने अपना बना लिया BNQOC, है ना? तो ऐसे। और ये देखिए वह है जनहित में जारी विज्ञापन है, तो इसको भी उन्होंने अपना बनाया BSAEOP,
तो पहले बॉक्स बनाएं, फिर स्लोगन लिखें, फिर एडवाइस दें, फिर इमोशनली उनको खींच लें, ई से इमोशनली खींचें कहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, पी से प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा रखें। ये बच्चों के बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं ये बच्चे दे रहे हैं कि सर हम अपने हिसाब से कर लें। हाँ, मैंने कहा हाँ। तो सर पहले तो बॉक्स ही बनेगा, बी लिख दें, फिर हम स्लोगन लिख रहे हैं तो एस लिख दिया, बी एस। ए से हमने एडवाइस दी उनको कि ठग की बातों में ना आए, ओटीपी ना कभी बताएं, ये एडवाइस है। और ई से इमोशनली खींच लें, ऐसा ना हो कि आपकी गलती पड़े आपके खाते पर भारी, इमोशनली खींच लिया। संस्था का नामोल्लेख, नीचे संस्था दे दी, सवेरा संस्था द्वारा जनहित में जारी, प्रस्तुति प्रभावी बना दी, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, है ना। और भाई बहन बताएंगे चैट बॉक्स में आके कि कैसा लगा, और पूजा बहन आपको कैसा लगा। सर बहुत कुछ सीखने मिला, और कमेंट्स देख के मुझे लग रहा है कि आज बहुत कुछ हमारे सारे शिक्षकों को भी सीखने के लिए मिला है। आइए देखते हैं कमेंट क्या उनका, कुछ अगर क्वेश्चन है तो हम चलते हैं। थोड़ा सा समय तो हुआ, लेकिन इतना समय तो अधिकार पूर्वक ले लिया मैंने, है ना। बहुत अधिक समय नहीं लिया, लेकिन 22, अगर थोड़ा सा समय ओवर हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, है ना। ओके, धन्यवाद सर। अब हम अपने प्रश्नोत्तर कालखंड की तरफ चलते हैं। जी। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने प्रश्न प्रस्तुत करें। वंदना बहन। शुभ संध्या सर। कैसी हैं बहन आप। Sir, I have a request to the participants. They can get the questions or certain points clarified, but do not complain over the board evaluation हाँ बिल्कुल, वो uh, नहीं होना चाहिए। that we are not able to help. Right, और sir? बिल्कुल, और बोर्ड ने देखिए कठिनाई इस तरह, आपके पत्र गए तो बोर्ड ने सहज किया, आप पेपर देख रहे हैं, आप उसमें सहज किया, आपकी सलाह मानते हैं। तो इसलिए इस मंच पर हम बहुत अधिक उससे जुड़े हुए प्रश्न नहीं करें, सर ने बिल्कुल सही सलाह दी। जी वंदना मैम बोलिए। जी जी बहन, वंदना बहन। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। आप बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ। मैंने आपको पर्सनली धन्यवाद भी कहा है। जी। बस इतना है कि आप प्लीज पीपीटी शेयर कर दीजिएगा, तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है उस पर काम नहीं करने नहीं, की। बिल्कुल दैट्स शेयर ऑल। करें, जी जी जी, बिल्कुल थैंक यू शेयर सर। करें। हाँ जी जी आप जी। बहुत बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा ये उपयोगी हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहन, आप जुड़ी वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ जी, और भी लोग हैं क्या, नीरज मैम वगैरह भी है, हम अच्छा, रेगुलर तो आपके बिल्कुल। नीरज मैम भी आई हैं, तो हम अरे आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, आपके टिप्स आपकी रणनीतियाँ। जी तो जी इंडिया वालों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि सच में ये फ्रूटफुल है। एटलीस्ट 100 में से 50 भी आप यूज करते हो तो यू विल सी द अटेनमेंट आपकी कितनी अच्छी होती है। जी। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं दुबई से सबको मेरा प्रणाम, जितने भी खाड़ी देशों से जुड़ी हुई हैं और अपने देश से तो जुड़े हुए हैं, उनका पहले ही अभिवादन कर चुका हूँ, सभी बहनों का, भाइयों का, है ना। जो बाहर से भी जुड़े हुए हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद जी। यस, अनुराधा मैम काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अनुराधा मैम प्लीज अपना प्रश्न रखिए। Yes, Anuradha, you can unmute. Yeah. या नमस्कार सर। नमस्कार बहन। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैंने आप सुनाइए कैसी हैं। मैं बड़े दिनों से आपको कॉल करने की सोच रही थी। आपकी जो सार्थक बुक है ना सर, जी जी जी। मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग, क्या बात है उसमें। अच्छा लगा, मैंने सुन के इतनी अच्छा अच्छी लगा। बुक है सर, मेरे को 22 ईयर्स हो गया पढ़ाते हुए। जी। मतलब ये मैंने फर्स्ट बुक देखी जिसमें हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती है। मतलब यस। होती ही नहीं है कंफ्यूजन। मुझे तो लगता है जैसे मैंने इस 2 साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया, पहले तो मैं खुद ही शायद इधर उधर घूमती रहती थी। जी मतलब इतनी अच्छी बुक है ना कि मैं जितनी तारीफ करूँ ना कम है। अभी टीचर्स जैसे कह रहे थे पीपीटी हमारे साथ शेयर कर दो, मुझे लगता है आपकी इस पूरी सीरीज है ये हमें अपने पास रखनी चाहिए, चाहे हम जिस मर्जी क्लास को पढ़ाते हैं। जी जी और जी एक बात सर, और जो आपने टाइमिंग की अभी बात की ना, पेपर की जी टाइमिंग, जी। ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि वास्तव हर में। बार होता है हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है। जी जी तो आज का सेशन तो बड़ा ही मतलब फंटास्टिक था, मजा भी आया।
मतलब आपको तो हम बहुत फॉलो करते हैं, आपको फॉलो कर करके पता नहीं मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ। मेरा सौभाग्य बहुत बहन, अच्छा सुन के अच्छा लगता है, हाँ। लगता है मुझे। बहुत आपकी मेहनत अच्छा है, है। आपकी मेहनत को अब नमन। आपकी बिल्कुल आपकी बिल्कुल, तो आपके मैं तो परिश्रम को। अपने स्टूडेंट के साथ भी आपकी वीडियोस ये चीजें सारी शेयर करती रहती हूँ। जी मतलब बहुत ही, मतलब आप क्या, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छा आपने ये प्लेटफॉर्म में दिया है, जिससे हम इतना सीख रहे हैं ना, जी बहुत जी। ज्यादा। और पता नहीं बाई गॉड, आपका सेशन होता है ना, माइंड से स्किप भी नहीं करता, और दूसरे सेशन होते हैं ना, वो जी, स्किप कर जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। धन्यवाद। वर्षा मैम, आप अपना प्रश्न रख सकती हैं। वर्षा मैम। Varsha madam, where is she? हैंड रेस किया था सर उन्होंने तो। नहीं नहीं। ओके। Anyone else? Otherwise we can wind up. अंजू दुबे। अंजू बहन। यस अंजू मैम। नमस्ते सर। नमस्ते बहन, कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ, आपकी तबीयत ठीक है सर? हाँ, स्वास्थ्य अब ठीक है हाँ बहन। सर, जी धन्यवाद। आपके तो खैर जितने भी वेबिनार होते हैं मैं सारे वेबिनार अटेंड करने की वो तो कोशिश है करती बहन, हूँ। अब एक बिल्कुल आध आपका कभी स्नेह कभी मिलता है, अच्छा नहीं कर लगता है। पाती हूँ कुछ कारणों से। और जी जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैम बता रही थी, आपकी सार्थक हिंदी व्याकरण बुक, जी। वाकई में जब से मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए हैं व्याकरण को मेरा लेकर सौभाग्य के। बहन, ये तो कि सुन के अच्छा लग जो रहा है। अवधारणाएं थी, खास करके समास पदबंध, जी पदबंध जी को लेके देखते थे हम आपस में भी, शिक्षकों में बहुत ही तरह की दुविधा बनी हुई थी। पर जी जब से मैंने आपकी वो किताब, मतलब मैं बहुत सारे पीपीटी वगैरह भी उसके आधार पे बना करके बच्चों को पढ़ाती हूँ, जी तो जी वो बहुत अच्छा लगता है। सर एक चीज पूछना था जी कि बहन। क्या मुहावरे जो हैं वो सिर्फ हम पाठ आधारित ही करवाएं, या उसके अलावा भी करवाया जाना चाहिए? देखिए, पाठों पर आधारित अगर बच्चा कर लेता है ना, क्योंकि हाँ सिलेबस में तो पाठ आधारित ही कहा गया है कि जी मतलब पाठों पर आधारित होने चाहिए मुहावरे। और जी देखिए, व्याकरण जब सारा पाठ पर आधारित दे रहे हैं, वो आपने जी देखा होगा, वाक्य भी वो वहीं से कहते हैं, है जी ना? जी जी तो जी हमारे बिल्कुल। मुहावरे भी कहीं ना कहीं वहीं से आएंगे। तो अगर इतने मुहावरे बच्चा अभ्यास कर ले तो कर लेगा बच्चा सहजता के साथ। जी, हम अध्ययन सामग्री में असल में यही करते हैं कि सारे पाठ आधारित मुहावरों की सूची बना करके दे देते हैं बच्चों जी को। जी जी जी। तो ठीक नहीं, है, ये बिल्कुल आपके तो प्रयास बहुत अच्छे स्तर के होते हैं, और रिजल्ट भी उसी के अनुकूल आपका आया तो। सर सर पिछले वर्ष हमारे यहाँ 7 हिंदी में 100 आए थे। वही मुझे उसके पता है कि रिजल्ट तो इतना अच्छा रहा। बहुत खुशी हुई थी सात रिजल्ट देख बच्चों के 100 करके। अंक आए, तो वास्तव में आपको बहुत बहुत बधाई, आपके निष्ठा को नमन। और बहुत सारे बच्चों के साथ 99 भी थे, हाँ, तो बहुत अच्छी ये बात बहुत थी। अच्छा रिजल्ट रहा आपका, और और बहुत सर ये अच्छी सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ आप, मतलब जी। आपके, आपसे आपकी सीख मेहनत है सीख कर बहन, जो हम आपका। बच्चों को बता रहे हैं, तो जी, बहुत बड़ा योगदान है सर आपका इसमें। तो मेरा सौभाग्य है बहन। मेरा धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सलाम सर, वाइंड अप करें। हाँ जी हाँ जी। हम कार्यशाला के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। विनोद सर, आज के इस विषय पर हमें रूबरू कर। एक निवेदन करूं पूजा बहन, शालिनी बहन और कुछ बात करना चाह रही, बिल्कुल 2 मिनट की बातचीत जी करवा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। धन्यवाद। यस शालिनी मैम प्लीज। इसके बाद आप समापन कर दीजिएगा, उसके बाद नहीं कहूंगा, है? जी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी बहन। Miss Shalini, you can unmute. हम्म, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी मधु मैम, आप कुछ बोलना चाहती, प्लीज अनम्यूट योर जी सेल्फ मधु मैम। जी जी मधु बहन। नमस्कार सर। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? म्यूट हो गई मैम आप। अनम्यूट करिए आप अनम्यूट म्यूट। कर लीजिए। हेलो। हाँ, अब क्या मैं अब सुन आप सुन पा रहे जी जी जी। हैं? जी सर। सर, जैसे कथन और कारण के प्रश्न जो आ रहे हैं, वो अभी हम लोगों ने 5वीं और 6ठी कक्षा में भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करवाना शुरू किया है। जी जी जी। तो सही, वो इसके लिए सही है। क्योंकि वहां से अगर हम शुरू करते हैं, और हल्का मतलब स्तर, जी कठिनाई स्तर हमारे हाथ में है, देखिए, एकदम 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 मतलब है ना? कठिनाई पाठों स्तर पर अगर आधारित हम लेकर के सहज चल रहे करके हैं। शिक्षक से भी दे रहे हैं तो स्वीकार्य है।
है ना। जी। वो तो अच्छा प्रयास है। क्योंकि धन्यवाद सर, आपसे ही सीखा है। और एक निवेदन था, अगर पीपीटी मिल पाए तो मैं इसमें थोड़े दिन मुझे दीजिए, मतलब कुछ दिन मैं बिजी हूँ, उसके बाद इसका पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूँ। सही। जी जी, ठीक। धन्यवाद सर, मैं धन्यवाद। शेयर करूंगा ग्रुप पे, भेजूंगा इसको, जी जी लिंक बना के जी जी भेजूंगा या कुछ किसी माध्यम से मैं भेज दूंगा। 100% जी पहुंचेगी भाई धन्यवाद बहनों पे, सर, ये पीपीटी पहुंचेगी जी। जी। धन्यवाद सर। शालिनी वर्मा, मिस या शालिनी या। नमस्ते सर। नमस्ते बहन, हाँ, कैसी हैं। बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी। हाँ सर, बहुत ही खूबसूरत कार्यशाला थी और बहुत बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ मिल गई। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहाँ कहाँ से, मतलब दिमाग में, मतलब हर चीज आया कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे कुछ प्रश्न है जो आपसे करने जो पहली जो टीचर थी जिन्होंने एक सवाल आपसे पूछा था मुहावरे के बारे में हाँ कि हम पाठ अधिष्ठित ही मुहावरे पूछे जाते हैं या बाहर से भी। तो मुझे हाँ। और उसमें एक डाउट था कि क्या स्पर्श से ही पूछे जाते हैं या फिर हम संचयन के पाठ से भी नहीं नहीं, मुहावरे? संचयन से भी करवाइए, और कहीं अगर काव्य में भी आ गया है तो वहां से भी करवाइए। देखिए, बिल्कुल, पाठों पर क्योंकि आधारित का अर्थ यह है कि पाठ संपूर्ण पाठ्य पुस्तकें, हमारी दोनों पाठ्य पुस्तकें, संचयन, स्पर्श और स्पर्श के दोनों खंड, अगर कहीं काव्य में भी मुहावरे का प्रयोग हुआ है तो उसको भी करवा दें। वो बहुत, क्योंकि मैं सिर्फ पहले पहले जब मैं दिया करती थी तो मैं सिर्फ स्पर्श दिया करती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, संचयन में भी तो बहुत सारे मुहावरे हैं, संचयन तो में क्या? हैं मुहावरे और बहुत अच्छे स्तर के हैं। बिल्कुल एक एक साल तो उसमें से दिया, फूटी आंखों ना सुहाना, हरिहर बिल्कुल। काका पाठ से आ गया था, तो आता है, उसमें हाँ करना है। जी। हाँ। और एक मुझे डाउट था जी। कि क्या हम ईमेल जब हम लोग लिखते हैं तो उन्हें जैसे आपने कहा कि बॉक्स बनाना है, 5 बॉक्स बनाना जरूरी है या देखिए, उससे हम लोग? प्रस्तुति खिलती है, और इस बार आपने देखा होगा जो मूल्यांकन के बिंदु आए उसमें स्पष्ट हम्म। लिखा है प्रस्तुति। तो हम कहीं अगर बॉक्स बनाने के लिए कह दें बच्चों से, तो वो प्रस्तुति एकदम प्रभावी हो जाएगी, 1 अंक प्रस्तुति का तो कटेगा नहीं। फिर वो उसका अच्छा। प्रारूप भी अच्छा हो गया तो 1 अंक प्रारूप का हो गया, तो 2 अंक एकदम सहजता के साथ आ जाएंगे। अगर एक का दुक्का कहीं गलती भी दिखाई दे रही होगी, वर्तनीगत दोष, तो इवेल्युएटर उसको भी नजरअंदाज करेंगे और हाँ। अंक दे देंगे उसको 5 में से 5, है ना। अच्छा, तो क्योंकि इसलिए हम जरूरी है प्रस्तुति प्रभावी बनाई जाए, अगर हम बॉक्स में बनवा देते हैं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग को 5 बॉक्स ही बनाने हैं जैसे आपने कहा, देखिए, फ्रॉम 4 जैसे। पहले बना लिए, 5वां मैसेज बॉक्स हो गया, वह भी स्वीकार्य है, मैंने उसमें बोला ही था। 5 अच्छा। अगर बना लिए, फ्रॉम से हमने शुरू कर दिया, 5 बॉक्स बनवा लिए, उसके बाद फिर नीचे मैसेज बॉक्स अलग बनवा लिया, वह भी स्वीकार्य है ना। ओके, क्योंकि हमारे जो हम लोग, मैं केरला से हूँ तो यहाँ के जो बच्चे हैं जी। उनके लिए ये, उन्हें एक तो ईमेल की जरूरत ही क्या, कौन हिंदी में ईमेल लिखता है, उनकी जो ये सवाल है हमें उनका भी कभी कभार समाधान बोलना पड़ता है, तो फिर जब हम लोग बोलते हैं कि इस उनसे कहना, तरह। बेटा भाषा एक दूसरे की पूरक होती है बिल्कुल। ना। तो आप या अपनी मातृभाषा में भी उसको लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सब में लिख सकते हैं। सही है ना, आना चाहिए आपको, आना तभी अगली चाहिए। पीढ़ी तक भाषा पहुंचेगी। अगर हमने अभी सीखने के समय अगर ध्यान नहीं रखा, तो अगली पीढ़ी भाषाओं से वंचित हो जाएगी। तो थोड़ा सा बिल्कुल उनको इमोशनली खींच ले। जी। बिल्कुल। जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रसून सर, जी। धन्यवाद। समापन। पूजा बहन, जी। इधर हो। हाँ जी, समापन किया जाए। हेलो मिस पूजा, आर यू देयर? जी। I think she got disconnected. Okay, no problem. So, hello. Okay, no problem. We will wind up. We will wind up. Okay. She got disconnected. So thank you so much, Vinod ji. जी जी। Yeah, very, very much धन्यवाद informative, सर। and you did it in a different way. Usually, question paper discussion is directly, we interpret the questions, sections, but you have added, beauty to it with a slogan, I mean, Kavida and all. So thank you so much for this beautiful presentation. And thank you, Sir, your voice is breaking, sir. thank you for the, participation audience. Am I audible now? Vinod sir?
Hello. Vijay sir, please wind up. Please wind up. Thank you, sir. Vinod, sir, it was an excellent class, and we are very proud to hear from the respected teachers how your books are day to day so valuable for each and every teachers inside the classroom also, and personally also, how it is improving their day-to-day teaching methodologies. And we thank you for the excellent class you have taken, and how to give priority for each and every questions, that timing also, that actually is very badly needed for every board examination students to uh, have their exams in a very peaceful and accurate way, so that they should not be in a hurry at the end. So very clearly you have charted it, and really this class was an excellent class as ever before. So thank you, sir, and thank you all the participants who have viewed this webinar today. Thank you, Dr. Abdul Salam sir, also. A wonderful topic with our Vinod Prasoon sir. Thank you all. Let us join together for another session in the coming days. Thank you all. धन्यवाद सर. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, धन्यवाद सर. everybody. Shubha Ratri. Good night. धन्यवाद सर.